वेलकम अगेन इन आवर चैनल डिकोड बीपीएससी। और इस वीडियो में हम मौर्यन डायनेस्टी के बाद की जो डायनेस्टी है उसको देखेंगे। तो पोस्ट मौर्यन डायनेस्टी को डिस्कस करते हैं। इससे पहले मैंने आपको मौर्यन डायनेस्टी पढ़ाई थी, उसमें हमने अशोका का सब कुछ देखा था, इंस्क्रिप्शन वगैरह ये सब। उससे पहले हमने राइज ऑफ मगधा देखा था। बुद्धिज्म जैनिज्म भी हम लोग कवर कर चुके हैं। तो अगर आपको मतलब इससे पहले की लेक्चर अगर नहीं देखे हो तो जाओ और उस लेक्चर को देखो, बहुत इनरिचिंग लेक्चर है और काफी आपको मजा आएगा उस लेक्चर को देख के। अब देखो, अब हम बात करते हैं अपने पोस्ट मॉडर्न डायनेस्टी के बारे में। देखो, सबसे पहले कंटेक्स्ट समझो, स्टोरी समझो। मौर्यन एम्पायर के समय में जो साम्राज्य था, मगध साम्राज्य था, वो बढ़ के बहुत बड़ा हो गया। इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया कि आज के डेट का जो आप अफगानिस्तान ईरान का इलाका देख रहे हो, वहां से लेके म्यांमार के इलाके तक और साउथ इंडिया में अगर आप देखोगे तो बस दो तीन किंगडम को छोड़ के एकदम डेक्कन के नीचे तक जो है ये पूरा का पूरा मौर्य साम्राज्य जो था वो फैला हुआ था। अशोका के समय में ये अपने जेनिथ पे गया और जेनिथ पे जाने के बाद क्या हुआ कि अशोका ने एक वॉर लड़ी, मैंने आपको पढ़ाया था, कलिंगा का युद्ध हुआ। और उस युद्ध के बाद अशोका ने ये अपनाया कि भैया अब मैं वॉर नहीं करूंगा, और वो बेरी घोष से धम्म घोष की तरफ जाते हैं। मैंने डिटेल में ये सब कुछ पढ़ा रखा है। तो वहां के बाद ना एक टर्निंग पॉइंट आता है हिस्ट्री में। अब देखो, अशोक तो महान थे। अब अशोक के समय में इंपायर कितना बड़ा था, एक बार उसको हम देख ले, पिक्चराइज कर ले, तो हमारा आधा काम हो जाएगा। देखो, दिस इज द एम्पायर व्हेन अशोका वाज द रूलर। तो मौर्य एम्पायर इतना बड़ा था, समझ रहे हो? मतलब आज जो हम अखंड भारत का सपना देखते हैं, वो अखंड भारत सबसे पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के समय में बना था। देखो यहाँ पे ये वाला रीजन अगर तुम देखोगे तो ये आज के डेट का ईरान वाला इलाका है, ये जो है अफगानिस्तान वाला इलाका है, पाकिस्तान तो खैर था ही। इधर देखोगे तो म्यांमार तक जो है सो हमारा ये साम्राज्य फैला हुआ था। और साउथ इंडिया में अगर आप देखोगे तो सिर्फ 4 किंगडम था, पांड्या, चोला, सत्यपुत्रा, केरलापुत्रा, जिसके बारे में हमको रॉक, मैंने आपको बताया था, मेजर रॉक एडिक्ट, याद करो, मेजर रॉक एडिक्ट बताया था। तो मेजर रॉक एडिक्ट 4 में हमें पता चलता है कि 4 किंगडम थे। आई एम सो सॉरी, मेजर रॉक एडिक्ट 2 में पता चलता है कि 4 साउदर्न किंगडम थे। मैंने वहां पे याद कराया था आपको, याद करो इसको। ठीक है, तो इतना बड़ा इलाका था जो अशोक के अंदर में आया। अब अचानक से अशोक क्या करते हैं कि मौर्य साम्राज्य इतना तो फैल गया, अब अशोक ने जो है वो वॉर ना करने की पॉलिसी अपना ली, वो शांति प्रिय हो गए। तो वहां से कहीं ना कहीं हिस्टोरियन में मानना है कि डाउनफॉल स्टार्ट हुआ किस चीज का, एम्पायर का। और डाउनफॉल कैसे स्टार्ट हुआ कि जो अशोक के बाद के रूलर आए वो इस एम्पायर को संभाल नहीं पाए, उनके पास इतनी काबिलियत नहीं थी कि इतने बड़े एम्पायर को संभाले। और फिर क्या हुआ कि उनका जो लास्ट एम्पायर एम्पर था उसको मार के सुंग डायनेस्टी आ जाती है। अब हम एक चीज यहाँ पे पहले समझेंगे मैप के थ्रू, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि उसके बाद इंडिया में हुआ क्या है। देखो, यहाँ से कंसेप्चुअल क्लैरिटी ले लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम आगे लेक्चर में बढ़ेंगे। ये पाटलिपुत्रा जो मगध एम्पायर का मतलब कि आप बोलो कि जो कैपिटल था, उस पहले सीट ऑफ पावर हुआ करता था। अब ये सीट ऑफ पावर था यानी कि सारा का सारा संचाल यहीं से होता था। अब इस पाटलिपुत्रा का जो मतलब वैल्यू है वो धीरे 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 कम होने लगेगा। तो क्या होगा, अब मगध एम्पायर सिकुड़ना स्टार्ट करेगी। तो मगध एम्पायर जब सिकुड़ेगी, जब वो कमजोर होगी, तो अलग अलग एम्पायर बनेंगे। तो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अलग अलग जगह पे अलग अलग नई डायनेस्टीज आई। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो पाटलिपुत्रा वाला इलाका था और जो एमपी वाला इलाका था, इसमें सुंग और कनवा डायनेस्टी का इन्फ्लुएंस रहा। उसके बाद अगर आप देखोगे तो जो ये वेस्टर्न इलाका था, जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर प्रोविंस का इलाका है, जो हमारे अफगानिस्तान और पाकिस्तान का इलाका था, इस इलाके में इंडो ग्रीक्स और कुषाण, लेटर ऑन कुषाण आएंगे। जो वेस्टर्न इलाका था, जो गुजरात का इलाका था, वहां पे शक आएंगे, पार्थियंस आएंगे। जो डेक्कन वाला रीजन है वहां पे सतवाहना ग्रो करेगा और फिर से कलिंगा का उदय होगा खारावेला के अंदर में, और जो ईस्टर्न पार्ट है वहां पे खारावेला आएगा। तो मैं आपको मैप के थ्रू इसलिए समझा देना चाहता हूं कि इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट को एक बार देख लो और अपने दिमाग में पिक्चर बना लो कि जब मैं सुंगा कनवा कहूंगा तो ये याद रखना कि इसका इन्फ्लुएंस जो है वो धीरे धीरे घट के, पहले तो ये मगध का ही ना, मतलब आगे जाके ये डायनेस्टी, मतलब मौर्य के बाद जो डायनेस्टी है वो सुंग कनवा थी, अभी देखेंगे हम लोग आगे उसको। लेकिन इसका इन्फ्लुएंस धीरे धीरे कम होएगा, और कम इसलिए होगा क्योंकि धीरे धीरे जो लोकल रूलर है उनका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। अब समझो इस चीज को, यहाँ पे डिटेल में समझो। अब मौर्य इंपायर के पतन के बाद जो इंपायर आएंगी ना, वो इंपायर दो भागों में विभाजित होगी, दो भागों में डिवाइडेड होगी। एक जो इंपायर होगी, जो यहीं की इंपायर होगी, जिसको हम बोलते हैं नेटिव डायनेस्टी। क्या बोलते हैं? नेटिव डायनेस्टी। नेटिव डायनेस्टी के अंदर में यानी कि मौर्य के जाने के बाद जो इंपायर आई उसमें सबसे पहले सुंगा है, फिर कनवा है, खारावेला है और सतवाहना है। तो 4 इंपायर जो है वो इंडिया की अपनी नेटिव इंपायर है। ये इंडियन इंपायर ही है, ये इंडियन किंग्स ही थे। तो सुंग हो गया,
कनवा हो गया, सतवाहना हो गया, महामेघ वाहन डायनेस्टी हो गया, या जिसका किंग खारावेला था, ठीक है, कलिंगा का डायनेस्टी। इसको हम सबको डिटेल में अभी देखेंगे। और 4 जो एम्पायर आएगा वो आएगा बाहर से, जिसको हम फॉरेन डायनेस्टीज बोलते हैं, जिसमें आपका आएगा इंडो ग्रीक, बैक्ट्रियन, यवनाथ जिसको हम बोलते हैं, शक आएगा जिसको सिंथियंस बोलते हैं, इंडो पार्थियंस आएगा जिसको पहलवास बोलते हैं, और कुषाण आएगा जो कि यूची नोमेडिक ट्राइब था। सबको डिटेल में देखेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। इसको मैं याद ऐसे रखता हूं, ISPK, इंडिया सुपर पावर कैसे, इसको मैं ऐसे याद रखता हूं, इंडिया सुपर पावर कैसे, इंडिया सुपर पावर कैसे, ISPK। इससे आपको क्रोनोलॉजी याद रखना है कि सबसे पहले कौन फॉरेन डायनेस्टी आएगी, इंडो ग्रीक, उसके बाद कौन आएंगे, शक, उसके बाद कौन आएंगे, पार्थियन, उसके बाद कौन आएंगे, कुषाण, ठीक है। तो एक के बाद ये एक डायनेस्टी आएगी और ये यहाँ पे रूल करेगी। अच्छा, इस डायनेस्टी का पता है खास बात क्या है? खास बात अगर आप मेरे से पूछोगे तो ये सारी डायनेस्टी थी तो विदेशी, पर ये इंडियनाइज हो गई थी, इसने इंडियन कल्चर को अपना लिया था, ये इंडियन नेम ले लेते थे, इसमें से बहुत सारे जो है वो कृष्ण भगवान और विष्णु भगवान के बहुत बड़े पुजारी बन गए, ठीक है। कुषाण के समय में हम देखेंगे कि शिव जी का जो प्रतिमा है या शिव जी का जो फोटो है वो कॉइनेज पे स्टैंप किया गया। तो इसको अभी हम डिटेल में देखें, अब यहाँ समझो। अब एक और कंसेप्ट है जिसको समझ लो। अब जब मैं कहता हूं कि जब मौर्य एम्पायर का पतन हुआ, फॉल हुआ मौर्य एम्पायर का, तो क्या इंडिया का भी फॉल हुआ? जैसे कोई बहुत बड़ा किंगडम है, जब वो डिसइंटीग्रेट होता है तो हम देखते हैं कि इकोनॉमी वगैरह जो व्यवस्था है वो चरमरा जाती है और लोगों में बहुत ज्यादा अराजकता फैल जाती है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मौर्य एम्पायर के फॉल के बाद क्या हुआ, ग्रेजुअली ये जो सारे एम्पायर आए, जैसे खारावेला हो गया, जो किंग खारावेला हो गया उड़ीसा में, कलिंगा वाले इलाके में, यानी महामेघ वाहन डायनेस्टी जो थी, इंडो ग्रीक हो गए, कुषाण हो गया, शक हो गया, सतवाहन हो गया, शुंग हो गया, कनवा हो गया, इसने अपने इलाके में अच्छा काम किया। और इस समय में एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ट्रेड बूम कर गया, यानी जो एम्पायर था वो डिसइंटीग्रेट हुआ, मौर्यन एम्पायर डिसइंटीग्रेट हुआ, पर सोसाइटी या इकोनॉमी बहुत खराब नहीं हुई, इवन अच्छी हुई। यानी कि इस समय में अगर आप देखोगे तो कमर्शियल बूम हो गया। कमर्शियल बूम कहने का मतलब ट्रेड बहुत अच्छे से होने लगा। इस समय पे जो है वो ग्रीक जो एक बहुत बड़े फिलोसोफर हुए हैं, उन्होंने मॉनसून विंड का पैटर्न खोज लिया था। और जब मॉनसून विंड का पैटर्न खोजा तो इससे मेरी टाइम ट्रेड जो है वो आसान हो गया, यानी जब शिप आता था तो आसानी से आता था, जाता था तो आसानी से जाता था। पहले जो है वो शिप बाउंड्री पकड़ के चलता था, जैसे मान लो अगर हमको यहाँ से यहाँ जाना है तो हम बाउंड्री पकड़ के जाएंगे, क्योंकि बीच ओशियन में जाने का हिम्मत उस समय था नहीं, उस समय बड़ा बड़ा इंजन थोड़ी हुआ करता था, विंड के सहारे ही आते जाते थे। अब देखो, तो इस जो ये पूरा का पूरा दौर रहा है, यहाँ पे कमर्शियल बूम होगा रोमन ट्रेड के कारण। उसके बाद है कि यहाँ पे रिवाइवल होगा वैदिक रिलीजन का। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इससे पहले अगर आप पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी से पहले देखोगे तो मॉडर्न सोसाइटी में मेनली दबदबा जो था वो श्रमण ट्रेडिशन का था। मैंने आपको श्रमण ट्रेडिशन डिटेल में पढ़ाया है, जैनिज्म, बुद्धिज्म, आजीविका वगैरह ये सब जो सेक्ट है वो श्रमण ट्रेडिशन का पार्ट है। तो जो श्रमण ट्रेडिशन था उसका बोलबाला था वहां पे। जैसे फॉर एग्जांपल अशोका जो थे वो बुद्धिस्ट हो गए, चंद्रगुप्त मौर्य जैन हो गए, बिंदुसार जो थे वो आजीविका सेक्ट के फॉलोअर थे। तो इस समय में वैदिक रिवाइवल होगा और जो वैदिक रिलीजन है, जो ब्राह्मणिकल रिलीजन है, वो सामने आएगा। उसके बाद है कि यहाँ पे आप देखोगे तो आर्टिस्टिक रेनेसेंस हुआ है, या रेनेसा जिसको बोलते हैं। रेनेसो मतलब रिवर्थ, यानी आर्टिस्टिक, जो एक हमारा एंशिएंट स्कल्पचर था, जो एंशिएंट, चाहे वो मूर्ति बनाने का कला हो, चाहे वो एनी फॉर्म ऑफ आर्ट हो, उसका रिवाइवल हुआ यहाँ पे। क्यों? क्योंकि 3 मेजर स्कूल आर्ट एंड आर्किटेक्चर का यहाँ पे ग्रो करते हैं, जैसे गंधार, मथुरा और अमरावती। सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। आई एम जस्ट गिविंग यू अ जिसको हम हुक बोलते हैं कि आने वाले लेक्चर में क्या होने वाला है और कैसे हम समझेंगे कि कमर्शियल बूम हुआ। जब हम देखेंगे कि जब कुषाण सिल्क रूट पे कंट्रोल करता है तो बहुत सारा टैक्स लेना स्टार्ट करता है वहां से, और जिसके कारण उसके पास इतना गोल्ड आता है कि वो ह्यूज अमाउंट में गोल्ड का कॉइन चला देगा, ठीक है। तो कमर्शियल बूम कैसे होगा सब देखेंगे, सो जस्ट वेट। नाउ सी, यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि अगर स्टेटमेंट बना के ये पूछे कि क्या जो पोस्ट मॉरियन एज था वो डार्क एज ऑफ इंडियन एम्पायर था, क्योंकि मॉरियन डायनेस्टी डिसइंटीग्रेट हो गई, खत्म हो गई, नहीं, वो डार्क एज नहीं था। इवन वहां पे लिटरेरी भी बहुत अच्छा हुआ, चरक संहिता लिखा गया चरक के द्वारा, सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखी, अश्वघोष ने बुद्ध चरित्रा लिखी, वैसे करके बहुत सारे राइटर है जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी है, एस्ट्रोनॉमी पे काम किया है। हमने जो ग्रीक, जो एक प्रकार से कॉम्बिनेशन था ग्रीक आर्ट का, गंधार स्कूल में हम देखेंगे कि कैसे वो फ्यूज करता है इंडियन आर्ट से। सो इट वाज अ वेरी प्रॉस्परस एज। ओनली द थिंग वाज दैट कि एम्पायर जो था वो डिसइंटीग्रेट हो रहा था, लेकिन जो एम्पायर बन रहा था वो भी अच्छा काम कर रहा था। नाउ सी,
अब देखो, अब जो सबसे पहले इसकी एनालॉजी अगर मैं आपको समझाऊं तो समझो कि मान लो कि एक बहुत बड़ा स्कूल है, उसका एक प्रिंसिपल था जिसका नाम था अशोक। ये अशोक मर गया तो अब स्कूल दो भागों में टूट गया। एक स्कूल जो है उसमें वहीं के बच्चे रह गए और दूसरा जो पार्ट बना उसमें बाहर के बच्चे आ गए। तो एक नेटिव डायनेस्टीज बनी, एक फॉरेन डायनेस्टी बनी। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अब ये जो फॉरेनर आए ना, जो फॉरेनर लोग आए यहाँ पे रूल करने के लिए, ये एसिमिलेट करना चाहते थे इंडियन सोसाइटी से, ये मिलना चाहते थे इंडियन सोसाइटी में। अब दिक्कत की बात ये है कि है तो ये फॉरेनर, तो हमारे यहाँ जो सोसाइटी का नींव था, ढांचा था, वो वर्ण व्यवस्था था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो इनको कहाँ एडजस्ट करे? ब्राह्मण इनको नहीं बना सकते क्योंकि ये वैदिक रिलीजन फॉलो नहीं करते थे। शूद्र का स्टेटस नहीं दे सकते क्योंकि ये राजा थे। तो इनको कौन सा स्टेटस दे? तो उस समय के जो रहे होंगे पंडित वंडित लोग, उन्होंने क्या किया कि इनको एक नाम दिया व्रत क्षत्रिय का। क्या नाम दिया? व्रत क्षत्रिय का। ये व्रत क्षत्रिय क्या हुआ? इसका मतलब होता है सेकंड ग्रेड ऑफ क्षत्रिय, यानी सेकंड क्वालिटी का क्षत्रिय। तो ये जो व्रत क्षत्रिय है या जो व्रत क्षत्रिय है, ये नाम कहां से मिला है? मनुस्मृति से मिला है। क्यों दिया गया? क्योंकि ये सारे जो रूलर है वो यहाँ पे आके शासन करने लगे, पर वो इंडियन वर्ण फोल्ड का पार्ट नहीं थे। Now because they needed a new identity, they were given by the मनुस्मृति। क्वेश्चन आ जाएगा कि व्रत क्षत्रिय किनको कहा जाता था? तो दे वर दी फॉरेन डायनेस्टीज। कौन कौन हो गए उसमें? ग्रीक हो गया, यवना, शक हो गया, कुषाण हो गया, पार्थियंस हो गए। सो दे वर कॉल्ड व्रत क्षत्रिय या व्रात क्षत्रिय। यहां से याद रखना, क्वेश्चन पूछेगा व्रात क्षत्रिय किसको कहते हैं, और बहुत इजी है, इसको याद कर लो बस, या इसके कंसेप्ट को तो कम से कम समझ ही लो। अब देखो, समझो, यहां से मैं जब भी कोई चीज पढ़ाता हूं तो उसके पहले आपको एक लिटरेरी सोर्स दे देता हूं। लिटरेरी सोर्स कहने का मतलब क्या हुआ कि हमको पता कहां से चलता है कि इन सब चीजों के बारे में हम जानते आज कैसे है, क्योंकि इस समय का कोई वीडियो ऑडियो तो है नहीं, डॉक्यूमेंट्री या ब्लॉग तो अशोक नहीं बनाता था। तो इन समय में जो किताबें लिखी गई थी वहां से हम कंटेक्चुअली समझते हैं कि हो क्या रहा था, है ना। बहुत सिस्टमेटिक हिस्ट्री भी नहीं लिखी जाती यहाँ पे कि हमको राजा का सब कुछ पता चले। तो हमको पता चलता है इंस्क्रिप्शन से, शिलालेख से, है ना, कुछ बुक से, अकाउंट से। अब देखो, समझो, एक संस्कृत ड्रामा है जिसका नाम है मलविका अग्निमित्रा। क्या है? मलविका अग्निमित्रा। तो मलविका अग्निमित्रा के राइटर है हमारे द ग्रांड राइटर कालिदास, और इन्होंने जो है वो ये किताब लिखी है जिसमें उन्होंने बताया है कि अग्निमित्रा की लव स्टोरी के बारे में, और एक बैटल जो वासुमित्रा, जो अग्निमित्रा के बेटे थे, उन्होंने लड़ी थी सिंधु रिवर के किनारे, किससे? ग्रीक से। इसको हम डिटेल में इस बैटल को भी देखेंगे, पर हमें संस्कृत ड्रामा मालिका अग्निमित्रा से पता चलता है शुंग एम्पायर के बारे में। अभी बस देखते जाओ, समझते जाओ, सब कुछ डिटेल में समझेंगे। अब देखो, एक ग्रामर का टेक्स्ट है महाभाष्य। किसने लिखा? महान पतंजलि ने। पतंजलि जो थे वो कौन थे? पुष्यमित्र शुंग के पृष्ठ थे, और इनके हेल्प से ही पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। और इसी में मेंशन्ड है अरुंदे यवना साकेतम। कहने का मतलब, इस टेक्स्ट में पतंजलि कहते हैं कि जो ग्रीक है वो साकेत तक आ गए हैं। यानी कहने का मतलब, जो इंडो ग्रीक थे, साकेत जो है वो एंशिएंट नाम है किसका? अयोध्या का। उनका जो है वो अयोध्या तक जो है पहुंच हो गया है। तो कुछ चीजें हैं जहां से हमें पता चलती है हिस्ट्री के बारे में। उसके बाद एक किताब है जिसका नाम है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो क्या है? इट इज अ डायलॉग बिटवीन हुम? मिनेंडर और नागसेन। तो ये मिनेंडर कौन थे? ये मिनेंडर जो थे वो इंडो ग्रीक किंग थे, और बड़े इंथुआस्टिक और बहुत ज्यादा इनको ऐसा मतलब इंटरेस्ट था स्पिरिचुअलिटी में और डिस्कशन में। मतलब उस समय के रणवीर अलाहाबादिया थे ये मिनेंडर। तो इन्होंने जो है उस समय के सबसे बड़े फिलोसफर को बुलाया, नागसेन को, और फिर इनके प्रभाव में आके उन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया। तो इनके बीच में जो डायलॉग हुआ वो हमें मिलता है मिलिंद पन्हो में। तो मिलिंद पन्हो और दिव्यवदन। दिव्यवदन जो टेक्स्ट है ना, याद रखना एक चीज, अभी मैं आगे बताऊंगा। जो ये रूलर है पुष्यमित्र शुंग, इसको कहा जाता है कि बहुत एंटी बुद्धिस्ट था। ये जो पूरा का पूरा नैरेटिव है ये इसी बुक से बना है, दिव्यवदन से। जबकि हिस्टोरिकल साक्ष्य कुछ और कहता है। अभी मैं आपको बताऊंगा, जब बरहुत का, सांची का, बोधगया का स्तूपा बनाऊंगा तो वहां पे आपको पता चलेगा कि यही पुष्यमित्र शुंग है, वो बुद्धिस्ट के लिए जो है वो स्तूप भी बना रहा है। तो फिर वो बुद्धिस्ट को मार कैसे सकता है, या फिर बहुत सारा क्लेम है इसमें, अभी हम इसको देखेंगे। तो दो टेक्स्ट है, मिलिंद पन्नो और दिव्यवदन, ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिससे हमें शुंग डायनेस्टी के बारे में पता चलता है। उसके बाद है कुछ फॉरेन अकाउंट, जैसे कि पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। इसका एक एनोनिमस राइटर है, लेकिन इससे हमें अकाउंट मिलता है रेड सी ट्रेड, ये सब के बारे में। और एक सबसे इंटरेस्टिंग बुक है नेचुरल हिस्टोरिया, नेचुरलिस हिस्टोरिया। सो ये जो नेचुरलिस हिस्टोरिया बुक है, ये लिखा है प्लिनी ने। और प्लिनी पता है इस बुक में क्या लिखता है?
कि इस समय में इंडियंस इतने ज्यादा ट्रेड में मतलब कि अव्वल थे, इतना एक्सपोर्ट हमारा हो रहा था कि जो प्लिनी है वो लिखते हैं कि पूरा ग्रीक सोसाइटी का सोना इंडिया आ रहा था। एंड दैट्स व्हाई इंडिया वाज कॉल्ड सोने की चिड़िया। क्यों? क्योंकि हमारा ट्रेड बहुत बूम कर रहा था इस समय में। एक चीज है जिसको हम बोलते हैं यवन प्रिया यानी ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर का दूसरा नाम यवन प्रिया इसलिए है क्योंकि जो यवन यानी ग्रीक लोग हैं वो दबा के ब्लैक पेपर का कंजम्पशन करते थे और इतने आदी हो गए थे कि वो ढेर सारा पैसा खर्चा करते थे सिर्फ ब्लैक पेपर को खरीदने के लिए। तो इसलिए प्लिनी जो है वो दुख में बोलता है कि हमारा सारा पैसा तो इंडिया जा रहा है। फिर हमें कुछ एपिग्राफी मिलती है जैसे हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, नासिक का इंस्क्रिप्शन, अभी हम नाने घाट का इंस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, जूनागढ़ का इंस्क्रिप्शन। तो यहाँ से हमें अलग अलग किंगडम के बारे में पता चलता है। हाथी गुम्फा अभी जब खारावेला देखेंगे, नासिक से हमें गौतमीपुत्र सताकर्णी का पता चलेगा, जूनागढ़ से हमें रुद्रदमन के बारे में पता चलेगा। तो आगे अभी हम देखेंगे। अब देखो गर्गी संहिता है वो कहता है कि जो ग्रीक यवना है उन्होंने मथुरा, साकेत और पाटलिपुत्रा पे अटैक किया है। तो ये सारे सोर्सेस है जहां से हमें पता चलता है इन सारे किंगडम के बारे में। अब देखो अब हुआ क्या, जो लास्ट मौर्यन किंग था उसका नाम था बृहद्रथ। क्या नाम था? बृहद्रथ। बृहद्रथ वाज द लास्ट मौर्यन किंग। अब हुआ क्या कि ये जो बृहद्रथ था वो बहुत कॉम्पिटेंट रूलर नहीं था, वीक रूलर था। और मौर्यन एम्पायर बहुत बड़ा था, इसका फ्रंटायर उधर वेस्टर्न आप देखोगे तो तक्षशिला, उज्जैन, सॉरी तक्षशिला हो गया, गंधार हो गया, तो अफगानिस्तान पाकिस्तान वाले इलाके तक था। और अब ईस्टर्न एक्सटर्न देखो म्यांमार तक था, साउथ इंडिया में मैंने आपको मैप दिखाया। और ये बहुत कॉम्पिटेंट रूलर नहीं था और फॉरेन अटैक का बहुत ज्यादा डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि ग्रीक अटैक कर देगा या ये जो ट्राइबल ग्रुप सेंट्रल एशिया के है वो अटैक कर देंगे। तो एक डर का माहौल बना। इसी डर के माहौल में इनका एक अपना कमांडर चीफ था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। इस पुष्यमित्र शुंग ने भरी पैरेड में मतलब कि पाटलिपुत्रा में आर्मी का पैरेड हो रहा था और उसमें शुंग ने जो है बृहद्रथ की हत्या करी और उसने जो है गद्दी संभाली। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इस पुष्यमित्र शुंग ने, इसको मैं पीएस लिख देता हूं, पुष्यमित्र शुंग ने कभी भी राजा का उपाधि नहीं लिया। ही नेवर टुक द नेम ऑफ राजा। ही वॉज ऑलवेज कॉल्ड एज सेनापति। वो हमेशा खुद को सेनापति बोलता था। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है और यहाँ से आराम से पीवाई की बोल रहा हूं मैं, क्वेश्चन बन सकता है कि क्या पुष्यमित्र शुंग ने खुद को राजा कहा था या राजा की उपाधि ली थी? नहीं ली थी। सो ही नेवर टुक द टाइटल ऑफ राजा, ही वॉज ऑलवेज कॉल्ड एज सेनापति। ध्यान रखना, ठीक है। अब रिकॉर्ड कहां से हमें पता चलता है? तो बाणभट्ट का हर्ष चरित्र है जो कहता है कि बृहद्रथ वीक था और उसका पब्लिक मर्डर कर दिया गया। सो बाणभट्ट के हर्ष चरित्र से हमें पता चलता है बृहद्रथ के मृत्यु के बारे में या उसका एसेसिनेशन के बारे में। अब समझो क्या रीजन था इस कू का, यानी कि ये जो हमला किया सेना वाला वो क्यों किया? ग्रीक इन ग्रीस थ्रेट था भाई। मतलब ये जो पूरा का पूरा फ्रंटायर था यहाँ पे लग रहा था कि ग्रीक कभी भी हमला कर देगा। मिलिट्री जो थी वो इनर्सिया में चली गई थी। अशोका ने जो है वो नॉन वायलेंस का पॉलिसी अपना लिया। अब अशोक तो महान थे, है उनको कोई दिक्कत हुआ नहीं, लेकिन उनके बाद वाले रूलर तो वीक थे तो उनको दिक्कत होने लगा। अब वॉर ही नहीं करोगे तो स्टेबिलिटी कैसे मिलेगी एम्पायर को? और ब्राह्मणिकल रिएक्शन भी था क्योंकि ये बहुत ज्यादा बुद्धिस्ट को, श्रमण ट्रेडिशन को पैट्रोनाइज करते थे। तो एक प्रकार से गुस्सा था जो वैदिक रिलीजन वाले लोग हैं उनमें, ठीक है। सो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द सुंगा एम्पायर। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहला जो और इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होता है कैपिटल शिफ्ट। तो एक कैपिटल तो पाटलिपुत्रा में था, यानी पाटलिपुत्रा में कैपिटल था। दूसरा कैपिटल जो है वो बनाया गया विदिशा में, जिसको हम बोलते हैं बेसनगर, जो कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। तो दूसरा कैपिटल कहाँ बनाया गया? विदिशा में। प्राइमरी कैपिटल कहाँ था? पाटलिपुत्रा में। अच्छा सुनो, विदिशा में कैपिटल क्यों बनाया गया? सोचो इसके बारे में। अगर आप सोचोगे तो आपको पता लगेगा कि कैपिटल उस इलाकों को बनाते हैं जहां पे बहुत ट्रेड हो रहा हो, जहां पे समृद्धि हो बहुत ज्यादा। अब एंशियंट टाइम में पाटलिपुत्रा, राजगीर वगैरह में ट्रेड होता था, लेकिन धीरे धीरे जो ट्रेड बेस है वो शिफ्ट हो रहा था वेस्टर्न साइड में। क्यों? क्योंकि अब हम बहुत ज्यादा इंडो ग्रीक वगैरह इन सब से ट्रेड कर रहे थे, तो मेरी टाइम रूट से ट्रेड होता था। तो अब जो बेस है वो शिफ्ट होगा इधर इधर इधर। तो पूरे इंडिया को कंट्रोल करने के लिए सुंग को लगा कि भैया एक और कैपिटल की जरूरत है और उसने विदिशा को कैपिटल बनाया, पर प्राइमरी कैपिटल पाटलिपुत्रा था। ये 2 अश्वमेध यज्ञ करवाता है। इस अश्वमेध यज्ञ के पृष्ठ यानी पुजारी थे पतंजलि, जिन्होंने लिखा है महाभाष्य। बार बार बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन तो यहाँ से पूछता है, जैसे पाणिनि से क्वेश्चन पूछता है। अब पाणिनि जो थे उन्होंने लिखी थी अष्टध्यायी। पाणिनि किसके कोर्ट में थे? तो वो नंद के कोर्ट में थे, याद करो, नंद प्रकोर मणि, है ना, एक यूनिट दिया था उन्होंने।
तो पाणिनि के अष्टाध्यायी पे ही कमेंट्री भी लिखी है पतंजलि ने। तो पाणिनि थे नंद के समय में, वो लगभग लगभग 544 बहुत साल पहले थे। पतंजलि जो थे वो शुंग के पृष्ठ थे, और इन्होंने हेल्प करी और 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया। और अश्वमेध यज्ञ एक्चुअली होता क्या था कि एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था, और वो घोड़ा जहां तक ट्रेवल किया, और अगर किसी ने रोका नहीं उसको, तो वहां तक आपका अनडिस्प्यूटेड सोवरेनिटी है, आपकी संप्रभुता है। तो शुंग जो है वो घोड़ा छोड़ा, और घोड़ा उस समय मौर्यन एम्पायर के बाद जो मगध डायनेस्टी थी उसकी लेजिटिमेसी इतनी थी कि किसी ने घोड़ा पकड़ा नहीं। लेकिन जैसे ही घोड़ा इंदस नदी के किनारे गया, वहां पे एक रूलर था, ग्रीक रूलर था, इंडो ग्रीक लीडर था, जिसका नाम था डेमेट्रियस। इस डेमेट्रियस ने उस घोड़े को पकड़ लिया, ठीक है। और जब उस घोड़े को पकड़ा इस डेमेट्रियस ने, तो क्या किया, इस घोड़े के साथ जो पुष्यमित्र शुंग का पोता है वासुमित्र, वो भी जा रहा था कि अगर कोई पकड़ेगा तो देखा जाएगा, युद्ध होगा। तो जब डेमेट्रियस उस घोड़े को पकड़ता है तो वासुमित्र उससे युद्ध करता है, और उस युद्ध में वासुमित्र जीत जाता है, और वो जो है सोवरेनिटी क्लेम करता है। अच्छा, इसके बारे में हमको पता कहां से चलता है? इसके बारे में हमें पता चलता है कालिदास के बुक मालविका अग्निमित्रा से। तो मलविका अग्निमित्रा से हमें पता चलता है कि कैसे वासुमित्र ने यवना फोर्सेस को डिफीट किया, बहुत दिन का बैटल चला, और जो घोड़ा था उसको पाटलिपुत्रा लेके वापस आया। तो ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट है। अगर पूछा जाए कि वो ग्रीक रूलर कौन था जिसको वासुमित्र ने हराया था, तो उसका नाम डेमेट्रियस था, या वो रूलर कौन था जिसने डेमेट्रियस को हराया था, तो उसका नाम वासुमित्र था। ये कौन था? तो ग्रैंड सन था किसका? पुष्यमित्र शुंग का। और बेटा किसका था? अग्निमित्र का था। ये अग्निमित्र कौन है? यही मालिका अग्निमित्र का, मलविका अग्निमित्र का जो मेन कैरेक्टर है अग्निमित्र, वो यही अग्निमित्र है, ठीक है। तो देखो, ये जो कुछ डायनेस्टी है ना, जैसे शुंग हो गया, कन्वा हो गया, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रूलर हुए नहीं है। तो हमको जो मेन 2-3 रूलर है उसको पढ़ना है, और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट है उसको देखना है और आगे बढ़ना है। इंपॉर्टेंट आएगा इसमें कुषाण, इंपॉर्टेंट आएगा सातवाहना, और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आएगा खारावेला। उसको थोड़ा बैठ के डिटेल में देखेंगे। बाकी ये जो रूलर है इसमें 1-2 इंपॉर्टेंट, जैसे शक शाक पढ़ेंगे तो वहां पे एक रुद्रदमन इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ेंगे, निकलेंगे वहां से। पार्थियंस है, उसमें तो एक ही था गोंडोफर्निस, उसके बाद कोई रूलर हुआ ही नहीं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो, अच्छा, ये पीपीटी अगर आपको चाहिए ना तो प्लीज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और वहां पे मैं इसका पीडीएफ डाल दूंगा। बहुत ही एग्जॉस्टिव पीपीटी है, और मतलब मैं मानता हूं कि अगर क्वेश्चन आएगा और इससे नहीं बना तो फिर नहीं बनेगा किसी से, क्योंकि इससे ज्यादा पढ़ना एंशिएंट हिस्ट्री में बेवकूफी है। मैं खुद बता रहा हूं आपको, क्योंकि मुझे खुद लगता है कि मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे देता हूं इसमें। मैं चाहता तो आसानी से 2-4 बातें लिख के निकल जाता, लेकिन नहीं, मैंने ठीक ठाक डिटेल डाली है ताकि क्वेश्चन इजी अगर आए तो छूटे ना, समझ रहे हो। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि ऐसा कहा जाता था कि जो ये पुष्यमित्र शुंग है, ये एंटी बुद्धिस्ट है। क्या है? एंटी बुद्धिस्ट है। और कहां से पता चला? तो दिव्य वदन से। और तारानाथ एक स्कॉलर रहे हैं, उन्होंने बताया कि इसने बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्कों को मारा, यहां तक बताया कि अगर एक बुद्धिस्ट मॉन्क को मारोगे तो 100 दिनार दूंगा, ऐसा क्लेम करते थे। कौन? पुष्यमित्र शुंग। तो दिव्यवदन और तारानाथ ने मिलकर ये नैरेटिव फैलाया कि ये एंटी बुद्धिस्ट थे। आगे जाके हिस्टोरियन को पता चलता है कि बरहुत का स्तूपा है, वहां पे लिखा हुआ है सुगा सुंगा नाम राजे। क्या लिखा हुआ है? सुंगा नाम राजे। सुंगा नाम राजे कहने का मतलब हुआ कि बरहुत स्तूप पे लिखा हुआ है कि इसका जो गेटवे है, ये जो तोरण है, तोरण मतलब गेटवे होता है, आगे मैं अभी आपको पूरा स्तूपा का डिजाइन बताऊंगा। तो ये जो गेटवे है, ये सुंग डायनेस्टी के रूलर ने बनाया है। तो पहली बात कि अगर ये इतने बड़े एंटी बुद्धिस्ट थे तो तोरण क्यों बनवा रहे थे? तो ये क्लेम थोड़ा सा फॉल्स लगता है। दूसरी बात, संची स्तूपा को इनलार्ज किया, वहां पे जो है स्टोन का, जैसे जो पोस्ट मॉडर्न इरा से पहले के स्तूप बने थे ना, वो सारे अर्दन मिट्टी के स्तूप थे जो अशोक वगैरह बनाए थे। अब जो है धीरे धीरे हम देखेंगे कि इन स्तूप को बढ़ाया गया। इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन सुंग डायनेस्टी का रहा है। और फिर बोध गया में इन्होंने स्टोन की रेलिंग लगवाई। सो दिस क्लेम was later on falsified because of the evidences we found। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है देखो, सुंग डायनेस्टी में अगर आप मुझे बोलोगे कि सबसे इंपॉर्टेंट रूलर कौन है, तो मैं बोलूंगा पुष्यमित्र शुंग, क्योंकि इसने बृहद्रथ को मारा और सुंग डायनेस्टी की शुरुआत की। दूसरा कौन है? वह है भागभद्र। कौन है? भागभद्र। भागभद्र इंपॉर्टेंट क्यों है? इसलिए नहीं क्योंकि कोई बहुत बड़ा महान ये शासक था, नहीं। इसके कोर्ट में एक बहुत बड़ा आदमी था जिसका नाम है हेलियोडोरस। क्या नाम है? हेलियोडोरस। ये हेलियोडोरस कौन था? तो ये ग्रीक किंग एंटीसियाल दास का एम्बेसडर था। तो भागभट्ट के कोर्ट में, भागवत के राज्य में हेलियोडोरस रहता था, जो कि एंटीसियाल दास का क्या था? एम्बेसडर था। ये हेलियोडोरस जो है
वो भगवत रिलीजन से बहुत प्रभावित हो गया, वो कृष्ण भगवान का बहुत बड़ा भक्त बन गया। उसने खुद को वासुदेव का और उसने खुद को जो है भगवत का टाइटल भी दिया। तो इसने क्या किया, एक पिलर बनवाया, एक क्या यहाँ एक्चुअली पिलर था वो चला गया। देखो उसने एक पिलर बनवाया और उस पिलर पे लिखा कि वो कितना बड़ा भक्त है, किसका, वासुदेव कृष्ण का, यानी स्वयं कृष्ण भगवान का वो बहुत बड़ा भक्त बना। तो इसे याद रखना कि बेस नगर पिलर जो है वो किसने बनवाया, हेलियोडोरस ने। किसने बनवाया, हेलियोडोरस ने। हेलियोडोरस कौन था, तो ग्रीक रूलर एंटिसियाल दास का क्या था, वो एम्बेसडर था। किसके कोर्ट में था, तो किंग भागभद्र के कोर्ट में था। किंग भागभद्र किसके राजा थे, तो सुंग डायनेस्टी के राजा थे। इससे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको डबल ट्रिपल और जितना स्टार मार्क करना है कर लेना, क्योंकि यहाँ से दबा के क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन गलत हुआ तो भाई दिक्कत है फिर, ठीक है। तो बेसनगर, फिर से बोल दे रहा हूँ, बेसनगर किसने बनवाया, हेलियोडोरस ने। कौन था वो, एंटिसियाल दास का जो है वो एजेंट था। एजेंट कहने का मतलब हुआ कि इसके कोर्ट में एम्बेसडर था। किसके कोर्ट में, किंग भागभद्र के कोर्ट में, ठीक है। इससे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट। और उसने अपने को क्या टाइटल दिया था, भागवत भागवत का टाइटल दिया था। और ये किसमें लिखा हुआ है, हो सकता है थोड़ा और एडवांस करे तो इससे भी क्वेश्चन पूछ दे। तो ये जो है प्रकृत लैंग्वेज में लिखा हुआ है। किस लैंग्वेज में है, प्रकृत लैंग्वेज में है। तो एकदम याद रखना। तो बेसनगर पिलर इंस्क्रिप्शन कहाँ है, ये तो विदिशा में है। सेकंड कैपिटल कहाँ था, पुष्यमित्र सुंग का, विदिशा, तो विदिशा में रहेगा ना, और कहाँ रहेगा। अब देखो एक और बात है, देख ही लो कि इस कैपिटल का जो कैपिटल है, सॉरी इस पिलर का जो कैपिटल है वो गरुड़ है। कैपिटल कहने का मतलब होता है जो ऊपर इमेज होता है, जैसे आप देखे होंगे लायन कैपिटल, यानी अशोका जो का जो पिलर था उसके ऊपर लायन का इमेज बना हुआ था, मूर्ति बना हुआ था, उसमें बुल का मूर्ति बना हुआ था। लेकिन ये जो कैपिटल था इसके ऊपर गरुड़ का मूर्ति बना हुआ था। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सुंग डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर पुष्यमित्र सुंग, उसका बेटा अग्निमित्र। इसका मेंशन कहाँ मिलता है, मालिका अग्निमित्रा में। वासुमित्र जो ग्रीक को हराया, किसको हराया, ग्रीक को। कौन से रूलर को, डेमेट्रियस को। भागभद्र इंपॉर्टेंट क्यों है, मैंने आपको बताया। इसके कोर्ट में कौन था, हेलियोडोरस। हेलियोडोरस कौन था, एंटिसियाल दास का एम्बेसडर था। और इसने क्या बनाया, बेसनगर पिलर। फिर एक देवभूति नाम का रूलर था जो लाखड़ी रूलर था। और एज इट इज जैसे पुष्यमित्र सुंग ने मारा था बृहद्रथ को, इसने मारा, यानी जो सुंग डायनेस्टी का आखिरी रूलर था देवभूति, इसको मारा वासुदेव कनवा ने। और फिर कनवा डायनेस्टी की शुरुआत हुई, ठीक है। तो सुंग में इससे ज्यादा पढ़ रहे हो तो दिक्कत वाली बात है, इससे ज्यादा सुंग में मत पढ़ना। जो भी इंपॉर्टेंट है मैंने आपको यहाँ पे पढ़ा दिया। अब देखो कनवा डायनेस्टी शुरुआत कब होती है, 73 बीसी में और 28 बीसी तक चलती है। लगभग 45 साल रूल करती है। 4-5 इंपॉर्टेंट किंग है, लेकिन हमें याद नहीं करना है। हमें किसको याद करना है, वासुदेव कनवा को। किसको मारा था इसने, देवभूति को मारा था। देवभूति कौन था, सुंग डायनेस्टी का आखिरी रूलर था। ये कौन से कास्ट से बिलोंग करते थे, तो ब्राह्मण जाति के थे। इनका कैपिटल भी पाटलिपुत्र और विदिशा था, लेकिन इन्होंने मेनली मगधा में जो है अपना होल्ड रखा, ज्यादा विदिशा पे ध्यान नहीं गया। तो मौर्य के बाद आए सुंग। मौर्य लगभग 137 साल तक रूल करते हैं। फिर आए सुंग, ये भी लगभग 100-112 साल तक रूल करते हैं। फिर आए कनवा, ये 45 साल रूल करते हैं। और कनवा का आखिरी रूलर था जिसका नाम था सुशर्मन। क्या नाम था उसका, सुशर्मन। और इसी सुशर्मन को मार के सतवाहना डायनेस्टी की नींव रखी जाती है, ठीक है। तो इसको सतवाहना किंग जो है इसको मार देते हैं और सतवाहना डायनेस्टी की नींव रखी जाती है। तो इससे ज्यादा कनवा डायनेस्टी में मत पढ़ना, पहले बता दे रहा हूँ। फिर आता है अपना वन ऑफ द लेजेंडरी एम्पायर। देखो मुझे ये अच्छा इसलिए लगता है ना कि देखो अशोक या भारत का जो पूरा इतिहास है ना वो कहीं ना कहीं कलिंगा से प्रभावित तो होता है। मैं भी मतलब इस चीज को मानता हूँ कि कलिंगा से कहीं ना कहीं भारत का जो इतिहास है प्रभावित होता है। क्योंकि देखो ये बात है लगभग 261 बीसी की। अशोक जो है अपने 8th रेगनल ईयर में क्या करते हैं कि उस समय तक वो बढ़िया कर रहे थे, युद्ध युद्ध लड़ रहे थे, जीत रहे थे, सब कर रहे थे। कलिंगा वॉर में हुआ क्या कि इतना ज्यादा कार्नेज हुआ, इतना मैसेकर हुआ कि उनका हृदय परिवर्तन हो गया। अच्छा, उसके बाद उन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया, सब कुछ हुआ। और वन ऑफ द रीजन भी बना मौर्य डायनेस्टी के डिक्लाइन का। अब 200-300 साल बाद इसी कलिंगा में एक राजा आएगा जिसको लगेगा कि अरे इतना बड़ा दुस्साहस किया या इतना बड़ा हम लोग के साथ इनजस्टिस हुआ है, और ये राजा बदला लेने के लिए निकलेगा और लेगा और सारे इंपायर को उस समय जो जितने भी इंपायर थे उनको सब्जुगेट करेगा, दबाएगा, ठीक है। तो एक डायनेस्टी आई कलिंगा में, यानी कि ओडिशा में, जिसका नाम है महामेघवाहन डायनेस्टी। क्या नाम है, महामेघवाहन डायनेस्टी। सो महामेघवाहन डायनेस्टी जो है इसको चेदी डायनेस्टी भी कहते हैं। इसका तीसरा रूलर था खारावेला। इसका थर्ड रूलर कौन था, खारावेला। यही खारावेला है जिसने हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन लिखा, अभी हम देखेंगे। तो खारावेला क्या करता है,
पहले वो वेस्टर्न कैंपेन करता है, सतवाहना को हराता है, फिर नॉर्दर्न कैंपेन करता है, मगध में घुस जाता है और वहां पे सुंगा कनवा जितने भी राजा थे सबको हराता है। और जो जीना का आइडियल कौन लेके गया था, याद करो, यही जीना का आइडियल है जिसको महापद्म नंद लेके गए थे, उसको वापस लेके आता है और इन सब चीज को लिखता है कि देखो मैंने ऐसे ऐसे किया है। और खैर यहीं से हमें महापद्म नंद के बारे में पता चलता है। और इसने साउथ इंडिया में भी कैंपेन किया और वहां के जो 3 किंगडम थे, चोला चेरा पांड्या, इनको भी जो है वो हराया। अब देखो, अब खारावेला है। अब देखो, महामेघवाहन डायनेस्टी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसको पढ़ने बैठ जाए, हमको खारावेला किंग को पढ़ना है। क्यों? क्योंकि भैया वो इंपॉर्टेंट है, वहां से बहुत क्वेश्चन निकलता है। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन उसने लिखा है, वहां से हमको नंद के बारे में पता चलता है। अब देखो, एपिग्राफिक डिटेल हमको कहाँ से मिलता है, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से मिलता है। ये कहाँ पे है, उदयगिरी हिल्स में है। उदयगिरी हिल्स कहाँ है, भुवनेश्वर में है। समझो, इस हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से 17 लाइन लिखी हुई है, यानी एक इंस्क्रिप्शन है उस पर 17 लाइन लिखी हुई है। ये 17 लाइन क्या है कि जैसे जैसे हर साल मतलब जो खारावेला था वो कुछ जीतता था तो यहाँ पे कुछ कुछ लिखवाते जाता था। ठीक है, अब क्या हुआ कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो इससे रिलेटेड है वो हमको एकदम रट लेना है कि यही हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है जिससे हमको पता चलता है कि महापद्मनंद जो है, पद्मनंद जो है वो पहली बार कलिंगा पे विजय पाते हैं और एज अ विक्ट्री आइडियल वो एक जीना का इमेज लेके जाते हैं, आइडल लेके जाते हैं। तो इसको हमें यहाँ से रख लेना है। फिर जब खाराबेला आता है तो इस आइडल को वापस लेके आता है। उसके बाद और क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे नंद ने एक तनुसूलिया कैनल बनाया, तनुसूलिया कैनल बनाया था। इस तनुसूलिया कैनल को रिपेयर करवाते हैं और उसको थोड़ा और बढ़ाते हैं, कौन, खारावेला। उसके बाद इन्होंने, जो बिहार से रिलेटेड एक फैक्ट है जहां से बीपीएससी क्वेश्चन पूछती है, इस खारावेला ने सबसे पहले बिहार के गोरखगिरी हिल पे अटैक किया। गोरखगिरी हिल जो है वो कहाँ है, तो बराबर हिल्स के पास में है। तो गोरखगिरी पे अटैक किया। गोरखगिरी हिल्स कहाँ है, तो वो बराबर हिल्स पे है। तो गोरखगिरी जो है बिहार में एक जगह है, एक डिस्ट्रिक्ट है गया। उस गया डिस्ट्रिक्ट से टूट के एक और डिस्ट्रिक्ट बना जिसका नाम है जहानाबाद, और इसी जहानाबाद में आज के डेट में गोरखगिरी है जो कि बराबर हिल्स पे है। और यहाँ पे अटैक किया और इसके डर से वहां इंडो ग्रीक किंग आए थे, वो भाग गए कहाँ, मथुरा। ठीक है, तो इंडो ग्रीक किंग अभी पढ़ाऊंगा तो उनका भी जो शासन, मैंने आपको बताया ना कि पूरे इंडिया में उस समय मौर्य वंश के जाने के बाद जो है वो अलग अलग किंगडम था। तो कभी किसी का इन्फ्लुएंस यहाँ तक होता था, कभी किसी का इन्फ्लुएंस यहाँ तक होता था। तो जो किंगडम है वो सिकुड़ते और फैलते रहता था, इस चीज को समझो। अब क्या हुआ, तो फिफ्थ रेगनल ईयर में उन्होंने कैनल बनवाया। एथ रेगनल ईयर में जो है वो गोरखगिरी पे अटैक करते हैं। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन हार्ड करना होगा तो पूछ देगा कि खारावेला अपने कौन से रेगनल ईयर में अटैक करते हैं, तो एथ रेगनल ईयर में अटैक करते हैं। और गोरखगिरी से तो क्वेश्चन पूछ ही चुका है। और 12th रेगनल ईयर में ऐसा बोला जाता है कि जो खारावेला किंग का एलिफेंट था उसने गंगा नदी का पानी पिया। अच्छा, सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और बता देता हूं मैं यहाँ पे, जो आपको यूजुअली नहीं मिलेगा, कि पहली बात भारतवर्ष का जो इस्तेमाल है, मतलब भारतवर्ष टर्म का जो इस्तेमाल है, शब्द का जो इस्तेमाल है, वो पहली बार हमें हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में ही मिलता है। इससे पहले हमें भारतवर्ष टर्म नहीं मिलता है, भारतवर्ष टर्म हमें नहीं मिलता है। तो हाथी गुम्फा से हमको पता चलता है। आगे देखो, देखो अब आते हैं हम अपने सबसे इंपॉर्टेंट डायनेस्टी पे जिसका नाम है सातवाहनास। क्या नाम है इसका, सातवाहनास। तो हमने सुंग देख लिया, कनवा देख लिया, खारावेला देख लिया, अब सातवाहना देखते थे। देखो, सातवाहना डायनेस्टी जो है ना, इसका फाउंडर का नाम था सिमुका। क्या नाम था, सिमुका। लेकिन फाउंडर, देखो डायनेस्टी जो होती है ना 300 400 500 साल चलती है, तो उसमें हमें सब रूलर को तो नहीं पढ़ना है, कुछ इंपॉर्टेंट रूलर को पढ़ना है और उससे इंपॉर्टेंट कुछ जो काम हुए उनको पढ़ना है, जहां से क्वेश्चन आता है और आ सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सातवाहनाज जो थे वो कहाँ पे आए। तो सातवाहनाज को जो पुराण है, जो हमारा हिंदू टेक्स्ट है, वो आंधराज कहता है। क्या कहता है, आंधराज कहता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि आंधराज जो है वो और किस डायनेस्टी को कहा जाता था। तो सतवाहनाज को क्या कहा जाता था, सतवाहनाज को आंधराज कहा जाता था। इस चीज को याद रख लेना, ठीक है। लेकिन ये खुद को हमेशा सतवाहना ही कहते थे, यानी इनका जो इंस्क्रिप्शन मिला है, चाहे वो नाने घाट का हो, नासिक का हो, वहां पे इनका नाम सातवाहना है, पहली बात। दूसरी बात कि इनका एरिया क्या था, कहाँ पे ये रूल करते थे। तो ये मेनली अपर गोदावरी बेसिन, जो आज के डेट का महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया, मैंने अभी आपको मैप दिखाया है, उसी पूरे के पूरे रीजन में। ये देखो, एक बार मैप देख लो, देखो, ठीक है।
तो आई होप कि दिख रहा होगा आपको। तो देखो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये ये जो पूरा का पूरा एम्पायर है, ये सातवाहना का एम्पायर है, ठीक है, ये सातवाहना एम्पायर है। तो इसको अपना एक बार दिमाग में बैठा लेना। तो सातवाहना जो थे वो डेक्कन में थे और बड़े इंपॉर्टेंट थे। अब समझो कि इनका पहला कैपिटल जो था वो था प्रतिष्ठान। क्या था? प्रतिष्ठान, जिसको पैठानवी कहते हैं। ये आज का औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में। और लेटर ऑन वो अमरावती, जिसको उस समय धन्य कटक कहते थे, वहां पे शिफ्ट करा। तो ये थी ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी। कहाँ पे थे सातवाहनाज भाई? सातवाहना थे हमारे डेक्कन के इलाके में, जो आज के डेट में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फैला हुआ है। पहला कैपिटल इनका क्या था? पहला कैपिटल इनका जो था प्रतिष्ठान था। दूसरा कैपिटल इनका अमरावती था। अब समझो कास्ट और सोशल लिंकेजेस, इससे रिलेटेड भी कहानी है। कहानी क्या है, मतलब क्लेम है। सतवाहना का जो क्लेम है कि वो ब्राह्मण थे, वैसे पता नहीं है ये क्या थे, लेकिन ये खुद को ब्राह्मण कहते थे और अपने आप को टाइटल देते थे एक ब्राह्मण का। क्या टाइटल देते थे? एक ब्राह्मण का। और नासिक इंस्क्रिप्शन में गौतमीपुत्र सताकर्णी ने अपने आप को यूनिक ब्राह्मण हु डिस्ट्रॉयड द प्राइड ऑफ क्षत्रिय ऐसा कहा है। अब गौतमीपुत्र सताकर्णी कौन था और नासिक इंस्क्रिप्शन क्या था, अभी हम देखेंगे, पहले ये समझ लो, ठीक है। और चूंकि खुद को ब्राह्मण कहते थे तो वैदिक रिचुअल को तो बढ़ाते ही बढ़ाते थे, लेकिन प्लस में इन्होंने बुद्धिस्टों को भी बहुत पैट्रोनेज दिया है। आगे अभी हम कार्ले, भांजा, ये सब केव जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इन्होंने बुद्धिस्ट को ठीक ठाक पैट्रोनेज दिया है, ठीक है। तो इस डायनेस्टी का ज्योग्राफिकल हमने आइडेंटिटी जान लिया, कास्ट और सोशल लिनियज जान लिया। और क्वेश्चन बाबू यहाँ से पूछता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब देखो इस डायनेस्टी का फाउंडर सिमुका था, और इसने जो है मौर्यन और कनवा जो रेमिनेंट्स बच गए थे एम्पायर, उन सबको हटा के जो है रूलर बनाइए और सातवाहना डायनेस्टी का नींव रखा। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो रूलर है, जो हीरोइक रूलर होगा, वो तो गौतमीपुत्र सताकर्णी है, पर जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर है वो है सताकर्णी वन। इसका नाम क्या था? सताकर्णी वन। सो ही वाज द फर्स्ट ग्रेट किंग एंड ही वाज द थर्ड किंग ऑफ दिस डायनेस्टी। और इंपॉर्टेंट पता है क्यों है? क्योंकि इससे रिलेटेड एक इंस्क्रिप्शन है जिसका नाम है नाने घाट इंस्क्रिप्शन। और नाने घाट इंस्क्रिप्शन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार प्लीज अच्छे से पढ़ लो। देखो सबसे पहली बात, इस इंस्क्रिप्शन को लिखा कौन? तो सताकर्णी वन की वाइफ, जिसका नाम था नयनिका। क्या नाम था? नयनिका। तो नयनिका क्वीन जो थी, उन्होंने पहली बार नाने घाट इंस्क्रिप्शन लिखा। अब देखो नाने घाट इंस्क्रिप्शन इस इंपॉर्टेंट इसलिए है ना, क्योंकि इसमें फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज मेंशन्ड, फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज मेंशन्ड दैट लैंड वर ग्रांटेड टू ब्राह्मण। लैंड किसको ग्रांट किया गया? ब्राह्मण्स को, जिसको हम ब्रह्मदेया ग्रांट बोलते हैं या ब्रह्मदेया लैंड बोलते हैं। अच्छा इसका इंपॉर्टेंस समझो। यहीं से कहीं ना कहीं हमारे भारत में सामंतवाद की शुरुआत हुई, या जिसको हम फ्यूडलिज्म बोलते हैं, जो आगे जाके लैंड लॉर्डिज्म में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि राजा है, वो लैंड दे रहा है किसको? ब्राह्मण को। अब वो लैंड फ्री में दे रहा है, और सिर्फ लैंड नहीं दे रहा है, उसके साथ बहुत सारी इम्यूनिटीज भी दे रहा है, जैसे कि उस लैंड पे कोई टैक्स नहीं लेगा, उस लैंड पे नॉर्मल नियम कानून काम नहीं करेंगे। तो ये जो सामंतवादी हम कहते हैं कि एक, क्योंकि देखो हिस्टोरियन मानते नहीं है कि फ्यूडलिज्म इंडिया में था। फ्यूडलिज्म वाज कॉल्ड एज अ फीचर ऑफ यूरोपियन सोसाइटी, पर इंडिया में भी बहुत सारे हिस्टोरियन मानते हैं कि फ्यूडलिज्म था। तो कहीं से अगर फ्यूडलिज्म आया है तो वो इन सब चीजों से आया है। और बाद में फिर हम देखेंगे कि गुप्ता के समय में तो दबा के ब्रह्मदेव लैंड दिया जाता था और खूब दान दक्षिणा दी जाती थी। तो नाने घाटा इंस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये पहली बार देखा गया कि ब्राह्मण को काऊ, हॉर्स, गोल्ड, लैंड सब दिया जाता था। तो नाने घाटा इंस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट है। किससे रिलेटेड है? तो सताकर्णी वन से रिलेटेड है। किसने बनाया था? तो नयनिका ने, या नगनिका जो वाइफ थी सताकर्णी वन की, उन्होंने बनाया था। अब देखो जो इसका लीजेंडरी हीरो है, जिसको मैं मानता हूं कि उस पूरे सातवाहना डायनेस्टी का जिसने काया पलट कर दिया, वो था गौतमीपुत्र सताकर्णी। क्यों काया पलट कर दिया? देखो ये डायनेस्टी का सबसे इंपॉर्टेंट रूलर वो नहीं होता है जो एकदम जब डायनेस्टी पीक पे होए और वहां पे वो इंजॉय कर रहा हो, नहीं। डायनेस्टी का सबसे इंपॉर्टेंट रूलर वो होता है, जैसे अकबर। अकबर महान था, क्यों? क्योंकि अकबर ने उस डायनेस्टी को बहुत बड़ा बनाया, है ना। अशोक अशोक महान था। अशोक महान था, उसका रीजन है कि उसने कुछ पॉलिसी ऐसी लेके आई थी जो बहुत अच्छा पॉलिसी था, उस समय के हिसाब से बहुत फ्यूचरिस्टिक पॉलिसी था। लेकिन गौतमीपुत्र सताकर्णी महान इसलिए है क्योंकि जब सतवाहना डायनेस्टी एकदम खत्म होने वाली थी, सिकुड़ गई थी, देखो ना ये 23rd रूलर थे उसके, यानी सिमुका के बाद 22 रूलर थे। हमने थर्ड रूलर सताकर्णी वन को पढ़ा क्योंकि नाने घाट इंस्क्रिप्शन है, नहीं तो वो भी नहीं पढ़ते। नाने घाट इंस्क्रिप्शन के कारण उसको पढ़ते हैं। लेकिन गौतमीपुत्र सताकर्णी बहुत महाप्रतापी राजा था, और इसने सातवाहना को एकदम मरते मरते बचाया। और इससे रिलेटेड एक बहुत बड़ा बैटल है जो हम अभी पढ़ेंगे। तो इसने एक बैटल लड़ी, किससे लड़ी?
तो साका किंग नाहपन से लड़ी। किससे लड़ी? नाहपन से लड़ी। तो साक एक राजा था जिसका नाम क्या था? नाहपन। और अभी मैं साक जब पढ़ाऊंगा तो पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा। तो ये देखो इंडिया है, ये हो गया डेक्कन, यहाँ पे साक एम्पायर था या वेस्टर्न सत्रप इसको बोलते हैं। ये बार बार अटैक करता था सातवाहना पे। तो इसका एक हीरो निकला जिसका नाम था गौतमीपुत्र सताकर्णी, और उसने यहाँ के एक रूलर नाहपन को हराया। और सिर्फ हराया नहीं, एक है जुगलथम्बी होड। जुगलथम्बी होड क्या है? 13,000 सिल्वर का सिक्का जो था उसको कब्जे में ले लिया और उस पर अपना मुहर मार दिया। ठीक है। और जब ये सब काम करे तो उन्होंने एक टाइटल लिया, साक यवना पहलवा निसूदना, यानी डिस्ट्रॉयर ऑफ साक, ग्रीक एंड पार्थियंस। तो इस चीज को याद रखना। गौतमीपुत्र सताकर्णी वाज अ लीजेंडरी, ही वाज अ हीरोइक फिगर इन सातवाहना डायनेस्टी। व्हाई ही वाज अ हीरोइक फिगर? बिकॉज ही काइंड ऑफ अपलिफ्टेड द सोसाइटी, द डायनेस्टी। अब देखो, मैंने आपको इससे पहले क्या पढ़ाया था? सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई इंस्क्रिप्शन होएगा तो नाने घाट इंस्क्रिप्शन होएगा। क्यों होगा? क्योंकि उसमें हमें ब्रह्मदया लैंड के बारे में पता चलता है। किसने बनाया? नई निकाय ने, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अगर कोई है तो वो है नासिक प्रशस्ति। नासिक प्रशस्ति कहने का मतलब, प्रशस्ति मतलब होता है इयोलॉजी, है ना, प्रयाग प्रशस्ति कि समुद्रगुप्त का उसमें बड़ाई है। तो नासिक प्रशस्ति किसने लिखवाया? गौतमी बलसरी ने। गौतमी बलसरी कौन है? ये गौतमी पुत्र सताकर्णी की माँ है। और देखो ये सोसाइटी अभी आगे पढ़ाऊंगा। सतवाहना जो सोसाइटी थी ना, यहाँ मेट्रोनॉमिक्स चलता था। मेट्रोनॉमिक्स का मतलब माँ के नाम से रूलर जाना जाता था, जैसे वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, गौतमी पुत्र सताकर्णी, है ना। तो गौतमी बलसरी जो थी वो इनकी माँ थी, और उन्होंने इनके इयोलॉजी में यानी इनके फेम में, ये देखो मेरा बेटा कितना महान था, ये बताया कि इसका जो एम्पायर है ये मालवा से लेके और कृष्णा नदी से लेके कोकन कोस्ट तक फैला हुआ है। और ये कहते हैं त्रिसमुद्र त्वय पिता वाहना, जिसका वाहन, जिसके वाहन ने 3 समुद्र का पानी पिया हो। ठीक है। तो 3 ओशियन, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशन का पानी पीना, कहने का मतलब कि इसका एम्पायर इतना बड़ा था कि ही काइंड ऑफ ड्रिंक द वाटर ऑफ ऑल द ओशियंस। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है। सो जुगलथम्बी कॉइन होड से क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन, वहां बहुत सारा सिल्वर कॉइन मिला जहां पे सताकर्णी ने अपना सिंबल डाला, और यहीं से हमें पता चलता है इसके बारे में। आगे देखो, इसके बाद 2 और इंपॉर्टेंट किंग आएंगे। 2 इंपॉर्टेंट किंग आएंगे, एक आएगा वशिष्ठी पुत्र पुलवामी और दूसरा आएगा यज्ञश्री सताकर्णी। ये वशिष्ठी पुत्र पुलवामी जो था ना, इसकी शादी रुद्रदमन वन की बेटी से हुई थी। ये रुद्रदमन वन वही है जिसने जूनागढ़ में इंस्क्रिप्शन लिखवाया, और जहां से हमें सुदर्शन लेक के बारे में पता चलता है। तो रुद्रदमन वन की बेटी से शादी हुई वशिष्ठी पुत्र पुलवामी में ने। फिर भी ये इस पे अटैक कर देता था बार बार। तो 2 बार तो रुद्रदमन इसको हराया और जान बख्श देता था कि चलो भाई अपना ही दामाद है तो नहीं मारते हैं। और दूसरा, इसने जो इंपॉर्टेंट काम किया है, इसने कैपिटल को प्रतिष्ठान से शिफ्ट करके अमरावती ले गया। तो अगर सतवाहना का कैपिटल पूछेगा तो 2 कैपिटल है, कौन कौन? प्रतिष्ठान या पैठान, जो महाराष्ट्र में है, आज के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। और दूसरा कौन है? अमरावती। ठीक है। तो अमरावती और प्रतिष्ठान याद रखना। अब देखो, जो लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर है उसका नाम है यज्ञश्री सताकर्णी। क्या नाम है? यज्ञश्री सताकर्णी। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि इनका मेरीटाइम ट्रेड बहुत फ्लरिश कर रहा था। मेरीटाइम ट्रेड फ्लरिश इसलिए कर रहा था कि इस यज्ञश्री सताकर्णी ने अपने कॉइन पे शिप मोटिव्स बनाए हैं, यानी शिप का जो है सिंबल बनाया है। सो इट शोज कि दे हैड द डोमिनेंस इन द नेवल एरिया। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो समझ लो सतवाहना के एडमिनिस्ट्रेशन से। देखो, एक यूनिक फीचर सतवाहना में जो था वो पता था क्या था? पहला तो कि इन्होंने डिस्ट्रिक्ट का नाम आहारा रखा और लगभग मौर्यन सिस्टम ही फॉलो किया। अमात्या जब महामात्र होते थे। यूनिक था कि इनका जो विलेज होता था ना, उस विलेज में मिलिट्री का रूल था, यानी इनके विलेज में जो था वो मिलिट्री शासन था। और इस मिलिट्री के हेड को बोलते हैं गौलमिका। तो विलेज में इनका मिलिट्री शासन था। रीजन भी था, देखो अब ये इंडिया है, यहाँ पे सतवाहना है, यहाँ पे साक है, यहाँ पे इंडो ग्रीक्स बैठे हैं, कुषाण है, फिर यहाँ पे कोई और किंगडम होएगा, खारावेला है। तो एनी टाइम डर रहता था, नीचे चोला चेरा पांड्या है, तो एनी टाइम डर रहता था कि कोई अटैक ना कर दे। तो इन्होंने, और सबसे वल्नरेबल पॉइंट जंक्शन क्या होता है? सबसे वल्नरेबल जंक्शन विलेज होता है। तो इन्होंने अपने विलेज में मिलिट्री हेडमैन को अपॉइंट किया, जिसको गौलमिका कहते हैं। क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा, तो प्लीज समझ लेना। मैं हर चीज के पीछे का रीजन इसलिए नहीं बता रहा कि मेरा कोई शौक है, इसलिए बता रहा हूं कि याद रहे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई इंस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 4 चीजें पता चल रही है ना वहां से, है ना। तो काइंड ऑफ अगर आप कंसेप्ट समझ लेते हो या कहानी समझ लेते हो तो फैक्ट याद करना आसान हो जाता है। फिर मैंने बताया मेट्रोनॉमी।
मैट्रिनोमिक्स कहने का मतलब माँ के नाम से राजा जाना जाता था, इसका एकदम मतलब नहीं है कि ये मैट्रियार्कल सोसाइटी थी, यहाँ पे ऐसा माँ का शासन चलता था, नहीं, ये स्ट्रिक्टली पैट्रियार्कल सोसाइटी थी। यहाँ पे फादर टू सन ही जो लिनियज है वो पास होता था, मैट्रियार्कल सोसाइटी नहीं थी ये, बस मैट्रिमोनिक्स था कि माँ के नाम से जाने जाते हैं। तो ये यूनिक फीचर है। पहला यूनिक फीचर गौलमिका। गौलमिका कौन था? मिलिट्री हेडमैन। ये क्या करता था? विलेज को एडमिनिस्टर करता था। फिर इन्होंने दबा के लैंड ग्रांट दिए हैं ब्राह्मण्स को, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो, इसके बाद आता है सातवाहना का कॉइनेज, ट्रेड और लैंग्वेज। अब सातवाहना जो थे ना, इनके पास बहुत ज्यादा गोल्ड नहीं था। बहुत ज्यादा गोल्ड इसलिए नहीं था क्योंकि मैक्सिमम जो व्यापार वगैरह था उस पे इंडो ग्रीक का, कुषाण का, शाक का, इनका राज हुआ करता था। सातवाहना बेचारों के पास बहुत ज्यादा गोल्ड नहीं था। अब गोल्ड नहीं था तो ये गोल्ड के सिक्के कहाँ से लाएंगे? तो इनके पास गोल्ड कॉइन्स नहीं थे। और पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहली बार गोल्ड कॉइन लेके ही आया है कौन? इंडो ग्रीक। कौन लेके आया है? इंडो ग्रीक। इसको लार्जर स्केल पे कौन यूज करेगा? कुषाण। कौन करेगा? कुषाण। और लेटर और गुप्ता एज में जो है हम देखते हैं कि गोल्ड कॉइन का ठीक ठाक यूज हुआ है। तो गोल्ड कॉइन इनके पास था नहीं, तो इनके पास कौन सा कॉइन था? इनके पास लीड का कॉइन था। और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है क्योंकि यूनिक है कि क्या वो डायनेस्टी का नाम बताओ जो लीड कॉइन यूज करती थी, यानी शीशे का सिक्का यूज करती थी। वो डायनेस्टी बताओ जो पॉटिन का कॉइन यूज करती थी। पॉटिन क्या है? पॉटिन एक अलॉय है कॉपर जिंक लीड का। तो कॉपर जिंक लीड टीन का, यानी जो सस्ते मेटल थे उनका एक अलॉय है पोटीन, और कॉपर का ये कॉइन यूज करते थे। और कसरपना का यूज कभी कभी करते थे, लेकिन बहुत यू नो लिमिटेड अमाउंट में करते थे। और ये भी सिल्वर कॉइन मेनली वो यहीं से लाए थे, जब मैंने आपको जुगल थम्बी होड बताया ना, वहीं से ये लेके आए थे। तो कॉइनेज में अगर देखोगे तो गोल्ड था नहीं था, क्या था? तो लीड का कॉइन था। और इंपॉर्टेंट क्या था? तो पॉटिन का कॉइन था। तो लीड और पॉटिन का कॉइन जो है वो इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज इनका प्रकृत था और स्क्रिप्ट इनका ब्रह्मी था। दो इंपॉर्टेंट जो लिटरेरी वर्क इनके समय में है, उसका एक का नाम है गथा सप्तशती, जो किसने लिखा? सातवाहना किंग हाला ने। इन्हीं का एक राजा हुआ जिसका नाम है हाला। उससे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि उसने लिखी थी एक किताब जिसका नाम है गथा सप्तशती। और उसी के कोर्ट में एक आदमी था जिसका नाम था गुंडेया, उसने किताब लिखी थी जिसका नाम है बृहत कथा। तो लिटरेरी वर्क अगर आप सातवाहना का पूछोगे तो दो क्या क्या है? पहला गथा सप्तशती किसने लिखा? हाला ने। दूसरा बृहत कथा किसने लिखा? गुंडिया ने। गुंडिया कौन था? हाला के कोर्ट में ही राइटर था। आगे देखो, ठीक है। तो सातवाहना के पास गोल्ड कॉइन नहीं था, मेट्रोनॉमिक्स यूज करते थे, गौतमी पुत्र यानी गौतमी का बेटा। अब सातवाहना के बाद अगर आप देखोगे तो अब देखो ये इंपायर, देखो ठीक से समझो इसको। अब यहाँ पे जो है वो कौन सी डायनेस्टी रही? शुंग और कनवा। यहाँ पे क्या आ गया? सातवाहना। यहाँ पे क्या आया? खारावेला। अब समझो इस बात को। अब इस मैप को ना मैं थोड़ा सा इनलार्ज कर रहा हूँ, देखो इस चीज को। देखो ये इंडिया है अपना, सॉरी मैप फट रहा है थोड़ा सा, पर देखो ये कुषाण इंपायर है ना। देखो ये वाला जो इलाका है ना पूरा, ये वाला जो पूरा इलाका है ना, ये वाला, इन वाले इलाके में बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप रहते थे, बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप रहते थे। और ये ट्राइबल ग्रुप ना बार बार चाइना में अटैक करते थे और चाइना में घुसते थे। तो चाइना के रूलर ने क्या किया? यहाँ पे बना दिया ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। क्या बना दिया? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। अब ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाने के कारण ये जो सेंट्रल एशिया का पार्ट है, इसके ऊपर थोड़ा सा और अगर आप जाओगे, जो फरगना वैली है, अमू दरिया, सिर दरिया है, वहां रिवर है, यानी हिंदू कुश के ऊपर का जो रीजन है, यहाँ पे कुछ ट्राइबल ग्रुप रहते थे जो आपस में लड़ते रहते थे। जिसमें सबसे प्रमुख था यूची ट्राइब, जो बाद में जाके कुषाण बनेगा। वहां पे था सिंथियन, जो शाक बनेगा। और यहीं पे रूल करते थे पार्थियन, यहीं पे थे इंडो ग्रीक। तो एक्चुअली हुआ क्या कि सबसे ऊपर मान लो यूची है, फिर शाक है, फिर क्या है? पार्थियन है, फिर इंडो ग्रीक्स है। तो चाइना में अब एंट्री क्या हो गई? बंद हो गई। तो यूची किधर भागेगा? इधर भागेगा। तो यूची धक्का दिया किसको? पार्थियन को। पार्थियन धक्का दिया किसको? शाक को। सक्का धक्का देगा किसको? इंडो ग्रीक को। और इंडो ग्रीक इंडियन इंटर कर जाएगा इंडिया में। तो द फर्स्ट फॉरेन डायनेस्टी टू इंटर इंडिया वाज इंडो ग्रीक। व्हाई दे इंटर्ड इंडिया? बिकॉज ऑफ दिस डोमिनो इफेक्ट। यूची ट्राइब काइंड ऑफ पुश्ड दिस, दे पुश्ड दिस, एंड अल्टीमेटली सबसे पहले इंडो ग्रीक आता है। तो वन ऑफ द रीजन बिहाइंड द फॉरेन डायनेस्टी इन इंडिया वाज ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनने के कारण ही हमारे यहाँ पे क्या हुआ है? एक वेव आया है। एंड दे केम हियर इन सीक्वेंस, दे केम हियर इन सीक्वेंस। सबसे पहले आए इंडो ग्रीक, फिर कौन आए? साग, फिर कौन आए?
पर्थियंस, फिर कौन आए, कुशाना। इसको मैं याद कैसे रखता हूँ, इंडिया सुपर पावर कैसे बनेगा, ISPK, ISPK, इंडिया सुपर पावर कैसे बनेगा, इंडो ग्रीक, साक, पार्थियंस और कुशाना। भाई क्वेश्चन पूछता है क्रोनोलॉजी से, इसलिए बता रहा हूँ बार बार चीख के, ISPK। अब समझो तो पहला इसमें एम्पायर कौन था, पहला था इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक को और क्या बोलते हैं, बैक्ट्रियन यवना, बैक्ट्रियन यवना। ये लगभग 180 BCE के पास में आया, जिस समय किसका राज चल रहा था, सुंगा का राज चल रहा था। कहां पे, मगध वाले क्षेत्र में। तो ये कहां पे आएगा, वेस्टर्न जो हमारा तक्षशिला उक्षशिला वाला इलाका है वहां पे। इसके बाद कौन आएगा, शक, शक को क्या बोलते हैं, सिंथियन। ये लगभग इसके 80 साल बाद यानी 1st सेंचुरी BCE में आएगा। इसके बाद कौन आएगा, इंडो पार्थियंस, जिसको हम पहलवा बोलते हैं। ये दोनों लगभग लगभग साथ में ही आएगा, लेकिन ये थोड़ा बाद में आएगा। और इसका इंपॉर्टेंट राजा बस एक ही था, गोंडोफेरनिस। उसके बाद ये इंपायर खत्म, और फिर आएगा हमारा द माइटी कुशानाज, जो यूची ट्राइब्स थे। और ये 1st सेंचुरी सी यानी आफ्टर क्राइस्ट आएंगे, और ये अपना इंपायर बनाएंगे। और इनका इंपायर इतना बड़ा होगा कि उसमें लगभग लगभग जो है पूरा नॉर्थ इंडिया आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हिस्टोरिकल इंपैक्ट क्या हुआ इनके इन्फ्लुएंस के कारण। सबसे पहला, इन्होंने जो सिक्के चलाए, जो कॉइनेज चलाया, वो कॉइनेज में सबसे अच्छा फीचर या सबसे बड़ा फीचर जो था, ये अपने किंग का इमेज डालते थे। किंग का क्या डालते थे, इमेज डालते थे। और उनको एक रॉयल टाइटल भी देते थे। इनका कब्जा या इनका जो मतलब लिंक था, वो सिल्क रूट से हो गया। सिल्क रूट पूरा चाइना पर्सिया होते हुए वो ग्रीक को कनेक्ट करता था। तो इनका ट्रेड में बहुत ज्यादा मुनाफा होने लगा, तो इनके पास बहुत पैसा आने लगा, समृद्धि बढ़ने लगी। ठीक है, सो दे काइंड ऑफ had their say in international trade. they tried they struck their coin with their portrait. और उसके बाद क्या हुआ कि इनके कारण हमारे यहाँ पे ग्रेको रोमन इंपायर आया, और हमारे यहाँ पे जो आर्ट हुआ, जो स्कल्पचर, जो मूर्तियां बनी, उन पे कहीं ना कहीं जो है वो ग्रीक का इम्पैक्ट देखने को मिलता है। और मनुस्मृति में, मैंने क्लास में आपको पहले ही बोल दिया था, इनको व्रत क्षत्रिय कहा जाता है। कहने का मतलब सेकेंड क्लास क्षत्रिय, सेकेंड क्लास क्षत्रिय। क्वेश्चन आएगा कि व्रत क्षत्रिय किसको कहते हैं, प्लीज इसको सही कर देना। ISPK याद रखना, ISPK, इंडिया सुपर पावर कैसे, आई से इंडो ग्रीक, एस से साक, पी से पार्थियन, के से कुषाण। आगे देखो, देखो पूरा स्लाइड है, ISPK, इंडिया सुपर पावर कैसे, याद रखना। ठीक है, अब देखो सबसे पहले किसको देखेंगे, इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक का इन्वेजन होता है, उस समय रूलर कौन था, डेमेट्रियस वन। यही डेमेट्रियस वन है जिससे लड़ाई होती है वासु मित्र की, किसकी, वासु मित्र की। सो ये साउथ ऑफ हिंदू उसमें सेटल्ड थे, लेकिन जब सेलुसिड इंपायर इनको धक्का दिया, ये वीक हुआ, तो जो देखो यहाँ का पूरा रीजन था ना, ये सेलुसिड इंपायर में आता था। तो यहाँ पे बेचारे बैठे हुए थे, ये इंपायर जब वीक हुआ तो इधर ना मूव करने के बजाय इधर मूव किया, तो ये इंडिया में मूव कर गए। इनका पहला राजा कौन था, डेमेट्रियस वन, king of Bactria who crossed Hindu Kush around 180 BC and occupied पंजाब एंड सिंध। और इसने अपना हमारा पंजाब और सिंध वाला इलाका जो है वो कब्जे में ले लिया। इसका कैपिटल क्या था, इसके कैपिटल का नाम था सकाल, जो आज का सियालकोट है। तो इंडो ग्रीक का कैपिटल क्या था, सकाल। इंडो ग्रीक का कैपिटल क्या था, सकाल। अब देखो ये जो इंडो ग्रीक है ना, एक्चुअली इंडिया में दो भागों में टूट जाता है। एक भाग को हाउस ऑफ डेमेट्रियस बोलते हैं, और एक भाग को हाउस ऑफ यूक्रेटाइड्स बोलते हैं। तो हाउस ऑफ डेमेट्रियस और हाउस ऑफ यूक्रेटाइड्स किसके दो ब्रांच थे, इंडो ग्रीक के ब्रांच थे। अगर क्वेश्चन आ जाए कि हाउस ऑफ डेमेट्रियस और हाउस ऑफ यूक्रेटाइड्स किसके ब्रांच थे, तो वो दो इंडो ग्रीक के ब्रांच थे। इसका इंपॉर्टेंट रूलर है मिएंडर, और इसका है एंटीसियालदास। यही एंटीसियालदास है जिसका एम्बेसडर हेलियोडोरस किसके कोर्ट में था, भागभद्र के कोर्ट में था। और उसने क्या बनाया था, बेसनगर में गरुड़ पिलर बनवाया था। ठीक है, तो ये सब चीज जो है हमें इंटरेस्टिंग है, बस यही है कि इसको अच्छे से याद कर लो तो आपका काम चल जाए। अब देखो इसका सबसे इंपॉर्टेंट रूलर है मिनेंडर, या जिसको हम मिलिंद कहते हैं, इंडियन नेम है मिलिंद। 165 से लेके 145 BC तक ये रहता है। और इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसको ना बहुत ज्यादा ऐसे ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा थी इसके अंदर में। तो ये ना अलग अलग स्कॉलर को बुला के डिबेट करता था। एक दिन उसने बुला लिया नागसेन को, और नागसेन के इन्फ्लुएंस में आ गया इतना कि इसने बुद्धिज्म अपना लिया। इससे रिलेटेड बस यही है कि इसने इसका जो डायलॉग है वो मिलिंद पन्हों में लिखा हुआ है। तो बार बार जो मिलिंद पन्हों में कहता हूं वो यही इंडो ग्रीक रूलर मिनेंडर है। क्या है, मिनेंडर है। और इसने बाइलिंगुअल कॉइन इशू करी, जिसके ऑब्वर्स में
जो है वो खरोष्टी लिखी हुई है और रिवर्स में जो है वो लिखी हुई है आपकी ग्रीक। ठीक है, कॉइन है उसके अगर आप सीधा देखोगे तो यहाँ ग्रीक लिखा हुआ है, उल्टा देखोगे तो यहाँ पे खरोष्टी लिखा हुआ है कॉइन के दोनों पहलू पे। ठीक है, तो ये याद रखना। अगर कौन सा रूलर है जिसने बाइलिंगुअल कॉइन चलाई, तो वो था मिनेंडर। कौन था? मिनेंडर या मिलिंद। ठीक है, पहला जो एट्रीब्यूटेबल गोल्ड कॉइन था वो इंडो ग्रीक्स के समय में ही इंट्रोड्यूस हुआ और वहां पे हमको मिलता है कि उस कॉइन पे रॉयल पोर्ट्रेट था, नाम था, रेगनल टाइटल्स थे और ये पहले गोल्ड कॉइन इशू करने वाले मिले। इन्होंने बाइलिंगुअल कॉइन इशू करी जो ऑबवर्स में ग्रीन मतलब सीधा पे ग्रीक लिखा हुआ था और पीछे जो है प्रकृति या खरोष्टी लिखी हुई थी। अब देखो यहां से जो है जब इंडो ग्रीक इंडिया में आ गए तो ग्रीक सोसाइटी और इंडियन सोसाइटी काइंड ऑफ जो है वो मर्ज कर गए और बहुत सारा जो ग्रीक का इन्फ्लुएंस है वो इंडिया में आ गया, इंडिया का इन्फ्लुएंस ग्रीक में चला गया। जैसे हेलेनिस्टिक एस्ट्रोनॉमी जो है इंडिया में आई, जो होरोस्कोप वगैरह होता है वो सब जो है इंडिया में आया कहां से? ग्रीक से। अब देखो यवनिका, यहां से क्वेश्चन पूछ देता है यवनिका क्या होता है? यवनिका, तो यवनिका मतलब होता है कि जब थिएटर वगैरह चलता है तो पर्दा बीच में खुलता है ऐसे करके, ठीक है ना, जो कर्टन खुलता है उसको यवनिका कहते हैं। ये आया कहाँ से है? तो ग्रीक सोसाइटी से आया, वहीं पे ड्रामा में पर्दा खुलता था, तो इंडिया में इसको हम क्या बोलते हैं? यवनिका। ठीक है, अब देखो गोल्ड कॉइन पहली बार इशू कौन किया? इंडो ग्रीक। पर लार्ज स्केल कौन चलाएगा? कुषाण। कौन चलाएगा? कुषाण। अब देखो इंडो ग्रीक में उससे ज्यादा कुछ नहीं था, उससे ज्यादा कुछ नहीं था। ज्यादा से ज्यादा यही पूछेगा पहला फॉरेन डायनेस्टी कौन था? इंडो ग्रीक। सबसे पहली बार गोल्ड कॉइन कौन लाया? इंडो ग्रीक। पहली बार डबल बाइलिंगुअल कॉइन कौन लाया? इंडो ग्रीक। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, नोमैडिक ओरिजिन और माइग्रेशन किसका था? साक का था। तो मैंने आपको बताया डोमिनो इफेक्ट चला, यूची ट्राइब पुश करेगा पार्थियंस को, पार्थियन पुश करेगा साक को, साक पुश करेगा इंडो ग्रीक को, इंडो ग्रीक आया। अब इंडो ग्रीक आया कमजोर हुआ, उसके बाद अब साक आएगा। इसको साक या सक कहते हैं। क्या कहते हैं? सक कहते हैं या सिंथियन बोलते हैं इंग्लिश में। तो पुश्ड आउट ऑफ सेंट्रल एशिया, इसको सेंट्रल एशिया से यूची ट्राइब पुश करता है और ये बोलन पास होते हुए, जो बोलन दर्रा है वो पास करते हुए इंडिया आ जाता है। जो हमारा यहाँ पे जो है बहुत सारा पास है ना माउंटेन के बीच में, यहीं से आर्यन भी आए थे, यहाँ से जो है वो ये शक भी आए। पहला शक किंग था, उसका नाम था मोगा या माउस। क्या नाम था? मोगा या माउस। इसने गंधार और तक्षशिला को अपना कैपिटल बनाया और वहां से शासन करना स्टार्ट किया। अब इसके 5 पावर बने, 5 सीट ऑफ पावर बना। एक अफगानिस्तान में, एक पंजाब में, एक उत्तर प्रदेश मथुरा में, एक वेस्टर्न इंडिया जहां पे कराहत ब्रांच है गुजरात महाराष्ट्र में, और एक उज्जैन में जहां पे करदमका ब्रांच है। समझो इस चीज को। शक जब इंडिया में आए तो ऐसा नहीं है कि एक ट्राइब का राजा था वो अटैक कर दिया और सब कुछ कब्जे में ले लिया, नहीं, ट्राइबल ग्रुप हुआ करता था। तो ये जो है जैसे इंडो ग्रीक जो है थोड़ा वीक होने लगा, इन्होंने जो है वो अटैक किया या टेक ओवर किया और अपने सीट को 5 भागों में बांट लिया। अफगानिस्तान में कपिसा से वो रूल करते थे, तक्षशिला जो है वहां पंजाब से रूल करते थे, मथुरा पे भी उनका कब्जा हुआ। हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन है? मथुरा, उज्जैन और वेस्टर्न इंडिया। तो मथुरा, उज्जैन और वेस्टर्न इंडिया में जो है वो शक का शासन था और शक जो है वो अपने शासन को सत्रपी में भी डिवाइड करते थे। यानी सत्रपी कहने का मतलब उनका यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था कि इस सत्रपी पे ये रूलर रूल करेगा, इस सत्रपी पे ये रूलर रूल करेगा। अब देखो हमको तक्षशिला कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से पता चलता है मऊज, और मथुरा लाउन कैपिटल इंस्क्रिप्शन से पता चलता है वाइटल डिटेल ऑफ साक रूलर। तो अगर शक रूलर के बारे में अगर पता करना हो तो हमें कहां से पता चलता है? तक्षशिला के कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से। तक्षशिला के कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से और मथुरा के लाइन कैपिटल इंस्क्रिप्शन से भी हमें इनके बारे में पता चलता है। अब देखो डबल ट्रिपल जितनी बार इसको हाईलाइट करना है कर लो, पर बहुत इंपॉर्टेंट है। यह है विक्रम संवत या विक्रम एरा। इसको क्या बोलते हैं? विक्रम संवत या विक्रम एरा। देखो शक जो है वो एक बार में अटैक करके इंडिया पे नहीं जीते, वो बार बार अटैक करते थे और देखते थे कि जब वीक हो गया तो टेक ओवर कर लेते थे। तो उज्जैन का एक राजा था जिसका नाम था विक्रमादित्य। किंग विक्रमादित्य कहाँ का था? उज्जैन का था। उसने जो है इन शक को एकदम तगड़े तरीके से हराया और शक का एक प्रकार से सर्वनाश कर दिया। और जब वो सर्वनाश करते तो अपना टाइटल रखा विक्रमादित्य या सकारी। विक्रमादित्य या सकारी। सकारी मतलब द स्लेयर ऑफ शक, एनिमी ऑफ शक। और जब वो शक को हराते हैं तो एक टाइटल लेते हैं विक्रमादित्य। उसके बाद पता है पूरे इंडियन ऐसे किंग्स में
13 किंग जो है वो विक्रमादित्य टाइटल लेते हैं, जैसे चंद्रगुप्ता 2 वो भी विक्रमादित्य टाइटल लेता है। तो विक्रमादित्य टाइटल बिकम ऑनररी टाइटल, है ना, एक इज्जत वाला टाइटल बन गया। तो विक्रमादित्य टाइटल कहां से आया? उज्जैन का एक राजा था जिसने किसको हराया? शक को हराया। क्या टाइटल लेता है? शकारी, और अपने आप को विक्रमादित्य कहता है। 14 से ज्यादा किंग जो थे वो ये टाइटल लेते हैं। अब देखो, जब ये शक को हराता है, ठीक है, तो ये स्टार्ट करता है विक्रम संवत की, विक्रम संवत की, यानी 57 ईयर्स आफ्टर। अब देखो विक्रम संवत वगैरह क्या होता है समझा देता हूं मैं आपको। हम टाइम को जो है ना एक लाइन के फ्लो में देखते हैं, है ना, कि टाइम को कहां से देखेंगे, कैसे मापेंगे। तो जैसे जो मेजर जॉर्जियन कैलेंडर है वो कैसे मापता है कि ईसा मसीह का जन्म हुआ, उसके बाद का आफ्टर क्राइस्ट, उसके पहले का बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म को हम मान लेते हैं 0, तो इधर और इधर। तो शक एरा का अगर आप देखोगे, विक्रम संवत जो स्टार्ट होएगा, याद रखना विक्रम संवत की हम बात कर रहे हैं, एक शक एरा भी आएगा, कंफ्यूज मत करो, पहले समझो। विक्रम संवत क्या है? विक्रम संवत स्टार्ट कौन करता है? विक्रमादित्य ऑफ उज्जैन। क्यों? क्योंकि इसने शक को हरा दिया था। कब से स्टार्ट करता है? 57 बीसी से, 57 बीसी से। तो 57 बीसी से ये स्टार्ट करता है शक को। और एक्चुअली में ये जो पूरा का पूरा टाइमलाइन है उसको कैलकुलेट अगर आपको करना हो, तो जैसे मान लो कि आपको जॉर्जियन कैलेंडर, जैसे अभी 2026 चल रहा है, तो विक्रम संवत के हिसाब से आप इसको 57 और ऐड कर दो, तो 2083 में आप पहुंच जाओगे। तो ये विक्रम संवत में हम 283 में, अभी 2083 में रह रहे हैं। तो विक्रम संवत कहने का मतलब हुआ कि जहां से टाइम स्टार्ट हुआ, वो मानते हैं कि उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है अब हम आगे के टाइम को कैलकुलेट करेंगे। तो विक्रम संवत की का शुरुआत कब होता है? 57 बीसीई से, 57 ईसा पूर्व से। इसीलिए अगर हमें आज का जॉर्जियन कैलेंडर 0 से स्टार्ट होगा और ये 57 ईयर पहले ही शुरू हो गया, तो इतना उसमें जोड़ दो तो आपको विक्रम संवत मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो यहीं पे कंफ्यूजन दूर ही कर देता हूं। जो विक्रम संवत है, जो विक्रम संवत है, उसको स्टार्ट किया था विक्रम ने। क्यों? क्योंकि उसने शक को हरा के और उस पे विजय पाया था। जो शक एरा है, आगे जब मैं कुषाण पढ़ाऊंगा तो आपको मैं शक एरा भी पढ़ाऊंगा। कुषाण का जब कोरोनेशन होता है 78 बीसी सीई में, तो वहां से स्टार्ट होता है शक एरा। ठीक है, वहां से स्टार्ट होता है शक एरा। तो शक एरा शक से रिलेटेड नहीं है, शक एरा जो रिलेटेड है वो कुषाण से रिलेटेड है, और शक को हरा के जो एरा स्टार्ट होता है वो विक्रम एरा है। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, एक बार और बता देता हूं। देखो विक्रमादित्य नाम का एक विक्रम मान लो ना, विक्रमादित्य नाम का एक रूलर है, उसने क्या किया? शक को हराया। शक को हराने के साथ उसको लगा कि यहाँ से हिस्ट्री शुरू हुई है, तो उसने वहां का नाम दिया विक्रम संवत। क्या नाम दिया? विक्रम संवत। ठीक है, एक रूलर हुआ कुषाण। कुषाण जो है जब कोरोनेशन उसका होता है, जब उसको गद्दी मिलती है, तो वहां से वो स्टार्ट करता है शक एरा। पहले इसका नाम शक नहीं था, पहले इसका नाम मालवा एरा था, पर लेटर ऑन इसको शक एरा का नाम दे दिया गया। इतना डिटेल में भी नहीं जाना है, बस याद रखो, काम बन जाएगा आपका। अब देखो, तो शक हो गया, तो विक्रम संवत हो गया और शक संवत हो गया। शक संवत किसका था? शक संवत कुषाण का था। विक्रम संवत किसका है? विक्रम का है। अगर शक 78 सी से स्टार्ट होता है, तो अगर मतलब ये 78 ईयर बाद से स्टार्ट होता है, तो 2026 को अगर आपको शक संवत में कन्वर्ट करना हो तो 78 घटा दो। ये 57 पहले से शुरू होता है, तो 2026 को अगर आपको विक्रम संवत में कन्वर्ट करना है तो 57 ऐड कर दो। सिंपल है, देख लो। हाँ, एक और बात, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो ऑफिशियल कैलेंडर फॉलो करती है वो शक संवत है। क्या है? शक संवत है। अब इससे रिलेटेड और भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है, लेकिन बताऊंगा तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे होली, दिवाली, ये हर साल एक डेट में नहीं आता है। आता है? नहीं आता है। लेकिन आपने कभी देखा है कि 25 दिसंबर, यानी जो बड़ा क्रिसमस डे होता है, तो जो क्रिसमस डे होता है वो तो 25 दिसंबर को हर साल आता है। पर हमारे यहाँ होली जो है वो कभी 10 तारीख को आ गया, कभी 10 मार्च को, कभी 12 मार्च को, कभी 14 मार्च को। दिवाली जो है कभी 15 मार्च को 15 नवंबर को आ गया, कभी अक्टूबर में आ जाता है। ऐसा क्यों है पता है? चलो बता रहा हूँ तो बता देता हूँ। फैक्ट है, समझ लो तो याद रहे कम से कम। एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या इंडियन ट्रेडिशन जो है वो हम यही शक एरा फॉलो करते हैं। क्या फॉलो करते हैं? शक संवत फॉलो करते हैं। इस शक संवत फॉलो करने के कारण पता है दिक्कत क्या होता है? एक्चुअली जो ईयर का कैलकुलेशन होता है ना, वो सोलर साइकिल से होता है, यानी कि हमारे पृथ्वी पे कितना दिन होता है ना। तो पृथ्वी पे हमारे 365 दिन होता है। लेकिन ये जो शक संवत है ना, ये सन और मून दोनों के पोजीशन से कैलकुलेट करता है कि कब तिथि कौन सी पड़ेगी। ठीक है,
अब क्या है, 365 दिन किस में है, सोलर ईयर में है, यानी अगर सन को अगर रेफरेंस मान के चलो तो 365 दिन है। लेकिन अगर चंद्रमा पे रेफरेंस मारोगे तो चंद्रमा का एक मंथ मात्र 29 डेज का होता है, तो 12 मंथ लगभग यहाँ पे 256 डे का ही होएगा। कितने का होगा, 256 डे का, तो लगभग 11 दिन का फर्क आ गया, 11 दिन का फर्क आ गया। तो अगर हम इसको पॉइंट ऑफ रेफरेंस मान के चले तो जो डेट होएगा वो 11 दिन आगे शिफ्ट कर जाएगा। अब हर 3 साल पे अगर आप देखोगे तो 11 11 11 करके शिफ्ट करते रहेगा, है ना। तो इससे क्या होएगा कि मान लो कि आज जो तारीख 10 को पड़ने वाला था वो 3 साल बाद 30 दिन पीछे आ जाएगा। लेकिन जो हम सेलिब्रेट करते हैं, जैसे होली सेलिब्रेट करते हैं, तो हम क्यों करते हैं, उस सन के पोजीशन के कारण करते हैं, चंद्रमा के पोजीशन के कारण नहीं। क्यों, क्योंकि सन के पोजीशन से हमारे यहाँ पे जो है वो क्या बोलते हैं उसको, मौसम में बदलाव होता है, और एक्चुअली जो हम कोई भी त्योहार मनाते हैं उसका रेफरेंस पॉइंट मौसम होता है। तो इसीलिए एक कंसेप्ट होता है अधिक मास का, जिसको क्या बोलते हैं, अधिक मास, या हम लोग के बिहार में इसको अधिमास अधिमास कहा जाता था। यानी कि हर 3 साल पे ना लूनर ईयर में एक महीना ऐड कर दिया जाता है, 1 मंथ एक्स्ट्रा ऐड कर दिया जाता है, ताकि वो जो है रिजेम्बलेंस में चले। लेकिन फिर भी 2-4 दिन 5 दिन आगे पीछे आपको हर त्योहार मिलेगा। क्यों, क्योंकि वहां सन का पोजीशन और मून का पोजीशन दोनों देख के चला जाता है। मैं जब इस चीज को पढ़ा था तो मुझे लगा था कि अच्छा, अपनी एस्ट्रोनॉमी तो बहुत एडवांस थी, ये बात तो है। इंडिया में अगर आप देखोगे तो एंशिएंट टाइम में एस्ट्रोनॉमी बहुत एडवांस थी, एग्जैक्टली पता होता था कि सन का पोजीशन क्या है ना। जो बहुत समय बाद साइडेरियल और साइनोडिक पोजीशन मून का पता चला, वो हम लोगों को पता था, ठीक है। अब देखो, सो ये जो शक थे, उनका मतलब उनको उनका जो किंगडम होता था उसको सत्रपी कहा जाता था। तो एक्चुअली 2 सत्रपी में इंडिया में डिवाइडेड थे, एक जो है वो कराहात शक थे और दूसरे करदमका शक थे। कराहात शक में कुछ याद मत रखना, बस ये याद रखना कि इसी का राजा था नहापन, जिसको गौतमीपुत्र सताकर्णी हराए थे, और जोगल थम्बी होड जो था वो इसी से रिलेटेड था। और करदमका शक का एक रूलर है जिसका नाम है रुद्रदमन वन, उसने वशिष्ठ पुत्र पुलियामी को 2 बार हराया, लेकिन बार बार छोड़ दिया क्योंकि वो जो है वो उनका दामाद था। और इससे रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है रुद्रदमन से रिलेटेड, वो है जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन, जो कि गिरनार में है। तो जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको 2-4 बार 5 बार तो बता ही दिया था, क्योंकि यहाँ पे सुदर्शन लेक है। किसने बनवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। किसके द्वारा, पुष्य गुप्त के द्वारा। उसके बाद अशोका ने यहाँ पे क्या किया, कैनल बनवाया, किसके द्वारा, तुसापा के द्वारा। उसके बाद में रुद्रदमन भी इसको रिपेयर करवाते हैं, और आगे चल के हम देखेंगे गुप्ता के समय में कि स्कंद गुप्त भी जो है इसको दोबारा रिपेयर करवाते हैं। तो 2-4 रूलर इससे रिलेटेड है। अगर पूछ देगा कौन कौन सा रूलर सुदर्शन लेक से रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है किससे, चंद्रगुप्त मौर्य से, अशोक से, रुद्रदमन से, और स्कंदगुप्त से, स्कंद गुप्त से। अच्छा, और क्यों इंपॉर्टेंट है ये जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन, ये पहला ऐसा इंस्क्रिप्शन है जिसमें लॉन्ग संस्कृत के वर्सेस लिखे हुए हैं, लंबे लंबे संस्कृत के वर्सेस लिखे हुए हैं इस रॉक इंस्क्रिप्शन पे। तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे पता चलता है कि ये जो शक राजा थे तो ये बाहर के, और इन्होंने संस्कृत को अपना लिया था। तो रुद्रदमन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे बड़ा रूलर हुआ, इससे ज्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। सुदर्शन लेक का मैंने एक हिस्टोरिकल मैट्रिक्स दे दिया है। चंद्रगुप्त सबसे पहली बार पुष्यगुप्त के द्वारा बनवाते हैं, उसके बाद अशोका तुसापा के द्वारा, रुद्रदमन वन अपने गवर्नर सुविस्का को कहता है, और स्कंदगुप्त जो है वो प्राणदत्ता को और चक्रपालिता को कहता है यहाँ पे फ्लड से जो टूट गया है उसको बनवाने के लिए। तो 4 रूलर और अलग अलग इंपायर से रिलेटेड है, याद कर लेना, सुदर्शन लेक से क्वेश्चन दबा के पूछता है बार बार, ठीक है। अब इंडो पार्थियन में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको पहलवा कहा जाता था, और इनका एक ही राजा है जिसका नाम है गोंडोफर्निस, जो लगभग 20 से लेके 46 सी तक राज किया, और मेनली इसका जो इन्फ्लुएंस था तक्षशिला, गंधार और सिंध तक ही था। तो इंडो पार्थियंस का बहुत ज्यादा हमारे यहाँ पे मतलब नहीं एविडेंस मिलता है, या बहुत ज्यादा इनका रूल नहीं था। इनके बारे में हमको तख्ते बाही इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। कहाँ से पता है, तख्त ए बाही, तख्ते बाही इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, ठीक है। अरे यार, अब क्या इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, नहीं, एक चीज इंपॉर्टेंट है, क्या, संत थोम का विजिट हुआ था इंडिया में। संत थोम का विजिट हुआ था। संत थोम कौन थे पता है, जब ईसा मसीह या जीसस क्राइस्ट जब अपना वो कर रहे थे, जब रिलीजन का प्रचार कर रहे थे, तो उनके बहुत सारे अनुयायी हुए, उनके बहुत सारे जो है वो डेसिपल हुए। उसमें एक थे संत थॉमस, क्या थे, संत थॉमस। और ये इंडिया आए, और इंडिया में आने के बाद ये
केरला को विजिट करते हैं और केरला में मुजरिस पोर्ट है, वहां पे ये जाते हैं और क्रिश्चियनिटी का फैलाव वहीं से शुरुआत होता है और वहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है। तो डेथ जो है इनका वहीं पे होता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो संत थॉमस कब विजिट करते हैं? पार्थियन के समय में। पता क्या इन सब के बारे में पता कहाँ से चलता है? तख्तेवाही इंस्क्रिप्शन से। जाते कहाँ ये? केरला में मुजरिस पोर्ट पे, और वहां पे इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो आगे देखो। अब देखो, यहां तक ना मैंने जो पढ़ाया है आपको, यहाँ तक मैंने सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें था वो सतवाहना था, उस पर फोकस करके पढ़ा दिया। यहाँ के बाद से थोड़ा और इंपॉर्टेंट होएगा लेक्चर, क्योंकि कुशाना से क्वेश्चन दबा के पूछा जाता है। कुशाना से रिलेटेड आर्ट एंड कल्चर भी है, सोसाइटी भी है, इसका डायनेस्टी बहुत बड़ा था, ये पाटलिपुत्र तक आता है। तो इसको हम लोग पार्ट 2 में ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक पार्ट 1 हो गया, इसके बाद इसको पार्ट 2 में ले लेंगे। प्लीज इसको याद रखना जो मैंने आपको बताया कि ये जो पूरा का पूरा समय था, इस समय डार्क एज नहीं चल रहा था, इस समय बहुत ग्रोथ होता है। तो सोसाइटी बहुत प्रॉस्पर होएगी, कॉइनेज सिस्टम डेवलप होगा, गोल्ड कॉइन आएगा, बहुत लिटरेचर लिखे जाएंगे, है ना, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल होगा। तो यहाँ की सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसको अच्छे से पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको मैं पार्ट 2 में ले लूंगा और फिर हम पोस्ट मौर्यम खत्म करेंगे। उसके बाद एक बार हम संगम डायनेस्टी अच्छे से पढ़ेंगे। संगम में जो है सारे मूवेंदर्स के बारे में, चोला चेरा पांड्या पढ़ेंगे, उनका क्या क्या है पढ़ेंगे। फिर जो है हम गुप्ता के बारे में पढ़ेंगे, और गुप्ता के बारे बाद जो है पोस्ट गुप्ता पढ़ेंगे, और इसके बाद हमारा एंशिएंट खत्म, पूरा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ तक अगर आपने देखा है तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।